हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हैं सब, कैसे हैं सब, कैसे हैं सब। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। बहुत दिनों के बाद फिर दोबारा जेएस पढ़ने का मौका मिला है। जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीक्स की तरफ। आगे आने वाले वीक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे पढ़ने वाले नहीं, क्रिएट करने वाले हैं। अगले 2 वीक्स हमारे मिनी प्रोजेक्ट्स क्रिएशन के ऊपर होंगे, ठीक है। जो भी नॉलेज हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो भी नॉलेज हमने अब तक पूरी की पूरी ली है, उस सारी की सारी नॉलेज को अप्लाई करेंगे मिनी प्रोजेक्ट्स के अंदर और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। जैसे टेलविंड के अंदर हमने बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि आज के टाइम पर अगर कोई हमें कुछ क्लोन क्रिएट करने को बोले किसी वेबसाइट का, तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ, टेलविंड के द्वारा हम इसको बना पाएंगे, कोई इशू नहीं है। सेम उसी प्रकार जेएस के मिनी प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे और उसका इंटेंट से इतना होगा ताकि जेएस में थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करें, आगे जाकर परेशानी ना हो। क्या बात समझ में आती है मित्रों? अब आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आज की बात करें तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम जेएस बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, फिर दोबारा सेकंड पार्ट हमारा जेएस बेसिक्स वीक का। आज के लेक्चर के अंदर मेजॉरिटी हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करना होता है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, कितने कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, फंक्शंस क्या होता है, मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फॉर इन लूप क्या होता है, फॉर ऑफ लूप क्या होता है, जो कि लास्ट क्लास हमने स्किप किया था क्योंकि आप बच्चे कह रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जो हमने आज का कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ज़्यादा कंटेंट नहीं, थोड़ा सा ही कंटेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ही कंटेंट है, तो ओवर नहीं करेंगे और सारा का सारा कंटेंट कंप्लीट करने के बाद जाएंगे। अगर 3 घंटे लगे तो 3 घंटे लगाऊंगा, अगर आधे घंटे में लगे तो आधे घंटे में। वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि होगा 1.5 घंटे के आसपास के अंदर, ठीक है। तो अभी ये वाला लेक्चर तो हमने लास्ट लेक्चर भी लाइव किया था जेएस बेसिक्स 1 का, अब जेएस बेसिक्स 2 का भी लाइव लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। आगे मेरे को अराउंड 3 घंटे का कंटेंट और आपको देना है जेएस बेसिक्स के अंदर, ठीक है। चॉइस आपकी है, अगर आपको वो 3 घंटे का कंटेंट जो है वो इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट चाहिए तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जिस भी डे पर आपकी क्लास होती है तब। अगर आपको लाइव चाहिए तो मैं लाइव में आके पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरे को दोनों केस में कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है जल्दी से बताएंगे। जेएस के अंदर जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है जल्दी से बताएंगे भैया। एंटिटी, भैया की वैल्यू पेयर का कलेक्शन, भैया रियल वर्ल्ड एंटिटी, भैया सेम प्रॉपर्टीज पर रैप कर दिया, बढ़िया भैया। लाइक स्ट्रक्चर, भैया इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्या बात है, सब बच्चे पढ़ के आए हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लेमन टर्म से बोले तो हमें बहुत सारी चीज़ें ना आपस में लिंक दिखी, तो हमें बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स दिखे, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स दिखे जो कि आपस में लिंक्ड हैं, जो कि आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यार ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस मैंने बोला कि लेट्स से रेडियस इक्वल्स टू 1 है। और मैंने बोला कि एक ड्रॉ नाम का फंक्शन है, एक ड्रॉ नाम का फंक्शन है। तो मैंने क्या बोला, ये दो आपस में लिंक्ड है। अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं तो सर्कल नाम की एक पेरेंट एंटिटी बना सकता हूं मैं, जिसमें बोल सकता हूं कि ये जो है सर्कल की रेडियस है और ये मैं सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूं। एक बहुत बहुत वेग एग्जांपल है, राइट। या फिर मैंने बोला कि नंबर ऑफ हैंड्स की बात कर ली कि कितने हाथ हैं तुम्हारे पास, या मैंने बोला कि नंबर ऑफ लेग्स की बात कर ली, कितने पैर हैं तुम्हारे पास, ठीक है। मैंने आइज़ की बात कर ली, तो मैंने बोला इनको कहीं ना कहीं मैं एक ह्यूमन के अंदर, एक ह्यूमन एंटिटी के अंदर क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं जब बहुत सारे मल्टीपल लिंक्ड वेरिएबल्स देखता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, इन मल्टीपल लिंक्ड वेरिएबल को एक सिंगल एंटिटी के अंडर में ऐड कर सकता हूं, जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूं। अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड की, जिस संसार में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, ये माउस एक ऑब्जेक्ट है, ये एसी का रिमोट एक ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ बिहेवियर होते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई मैं 6 फुट का हूँ। मेरा बिहेवियर क्या है कि मैं सांस लेता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो सेम यहाँ पर भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि मैं स्क्वायर की अगर बात करूँ, स्क्वायर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी में क्या आएगा, उसकी साइड, राइट। और उसके बिहेवियर में क्या डाल सकता हूँ मैं, उसका एरिया डाल सकता हूँ, उसका पेरीमीटर डाल सकता हूँ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? मैंने बोला कार की अगर बात करें तो कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कलर, उसका वेट, उसकी हाइट, ये उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसका बिहेवियर क्या है कि वो चल रही है, रनिंग, उसको रन करना उसका एक बिहेवियर है, या ब्रेक मारना उसका एक बिहेवियर है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? आई थिंक समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके पास कुछ बिहेवियर होते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीपल लिंक्ड वेरिएबल्स हम देखते हैं, हम कह सकते हैं इसको एक पेरेंट एंटिटी के अंदर हम क्लोज कर सकते हैं, और जो पेरेंट एंटिटी होगी उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम सिग्निफिकेंस क्या है उसका, हम रियल वर्ल्ड से उसको रिलेट करा रहे होते हैं। हर रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो रियल वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ के पास कोई प्रॉपर्टी होती है
मेरा कलर मेरी एक प्रॉपर्टी है, भाई ये व्यक्ति गोरा है, ये व्यक्ति थोड़ा कम गोरा है, ठीक है। और मेरी वेट एक प्रॉपर्टी है, मेरी एज एक प्रॉपर्टी है, मेरी हाइट एक प्रॉपर्टी है, और मैं सांस लेना, खाना, फिरना, घूमना, थप्पड़ मारना, ये सब मेरा बिहेवियर है। क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर सिखाया था। लेट्स से कि हमने क्या बोला, हमने बोला लेंथ, अगर किसी की लेंथ 1 है, या फिर हमने बोला ब्रेथ, स्पेलिंग देख लेना भाई सही है कि नहीं है, मुझे पता नहीं ये होती थी कि नहीं, ब्रेथ 2 है। तो मैंने बोला लेंथ और ब्रेथ किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है भैया, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो सकती है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या मैं इस प्रकार एक रेक्टेंगल नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कि मैंने बोला रेक्टेंगल, और यहाँ मैंने लिख दिया कि भैया पहली प्रॉपर्टी है इसकी लेंथ, लेंथ के अंदर आपने डाला 1, और फिर आपने बोला अगली प्रॉपर्टी है इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ के अंदर आपने डाला 2, और इस प्रकार इसको क्लोज कर दिया। तो आपने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, आपने इस प्रकार यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। भैया कैसे पता लगा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये जब इस प्रकार हम लिखते हैं इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे भैया ऑब्जेक्ट लिटरल। लास्ट टाइम सिखाया था मैंने आपको, राइट, ऑब्जेक्ट लिटरल। तो इसके द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। लेट से मैं इस प्रकार लिखता हूँ कि लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि ए को हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, और वो ऑब्जेक्ट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने क्या बोला, रेक्टेंगल एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ है, लेंथ और ब्रेथ, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स होता है, जिसके अंदर बहुत सारा की वैल्यू पेयर्स के कलेक्शन होता है। ये आपकी की हो जाएगी लेंथ, की हो जाएगी ब्रेथ, वैल्यू हो जाएगी 1, वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको समझा दी, इतना भी बोला जा सकता है। बिहेवियर कैसे दिखाएंगे, फंक्शन के द्वारा दिखाएंगे, भी करेंगे, वो भी करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अभी हमने इतना कर लिया, एक बार उसको कोड करके देखें, कैन वी चेंज द वैल्यू और नॉट, सब कुछ कर सकते हैं, पर भी थोड़ा समय दो ना, थोड़ा समय दो, अभी शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, थोड़ा समय दो बस। वाई कॉन्स्टेंट मन कर रहा था इसलिए, लेट लगाना लेट लगा लो। हम आगे स्क्रैच, हमने एक फोल्डर बना दिया JS क्लास 2 करके, इसके अंदर एक फाइल की मैंने क्रिएट कर ली index.html, ठीक है। यहाँ पर मैंने HTML का बॉलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया, और मैंने लिख दिया हेलो जी, ठीक है। इसको मैंने रन कर दिया, गो लाइव कर दिया। गो लाइव करने से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हेलो जी लिखा हुआ आ रहा है। सही चल रहा है कोड हमारा अब तक, यस और नो? सही चल रहा है मित्रों, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे मैं इसका बोल दूँ कि index.js, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ console.log। अरे क्या हो गया भाई, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी कॉन्सेप्ट को बाद में समझेंगे, अभी से वैसे लिख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है जी। हमने ऐसा लिख दिया, और क्या मैं अगर यहाँ पे जाकर देखूँ इंस्पेक्ट करके कंसोल में, तो क्या प्रिंट होगा? चलिए शुरू करते हैं। क्या कंसोल में प्रिंट हो रहा है? चलिए शुरू करते हैं। भैया प्रिंट तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भैया? क्योंकि आपने ये JS वाली फाइल को लिंक ही नहीं किया। लिंक कैसे करते हैं, मैंने बोला लिंक कैसे करते हैं भैया? आप यहाँ पर ना स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हो, और आपने क्या बोला, यहाँ पे आप सोर्स ऐड कर देते हो, सोर्स में आपने ऐड कर दिया ./index.js, ठीक है। क्या अब यहाँ पे प्रिंट हुआ? चलिए शुरू करते हैं। क्या अब यहाँ प्रिंट हुआ? चलिए शुरू करते हैं, यस और नो? हाँ भैया बिल्कुल हो गया, चलो इतना समझ लिया हमने, बहुत बढ़िया। अब वापस आते हैं index.js में। मैंने बोला मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करनी है, मैंने बोला मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई साहब हम क्रिएट करना चाहते हैं कॉन्स्ट रेक्टेंगल के अंदर हमने बोला इस प्रकार, हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, इसके अंदर एक वैल्यू है लेंथ, ठीक है, और इसके अंदर एक वैल्यू है ब्रेथ की स्पेलिंग देख लेना यार सही है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। क्या ये बात समझ में आई मित्रों? क्या ये बात समझ में आई? वाई कॉन्स्टेंट, अरे लो मित्रों, लो भाई लो। अब ठीक है, अभी तो समझाया मैंने, कोई रीज़न नहीं है, मैंने लिख दिया बस ऐसे ही वहाँ पे, तुम लेट ले लो, ठीक है। इतनी बात समझ में। अगर मैं यहाँ पे जाकर लिख दूंगा अभी रेक्टेंगल, तो क्या प्रिंट हो रहा है? क्या ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ यहाँ पर? यस और नो? लेंथ 1 आ गई, ब्रेथ 2 आ गई, ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, यस और नो? हाँ भैया बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही तरीके से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। कृपया करके साथ साथ क्रिएट करते चलें, मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है, बेसिक्स वाली को।
साथ साथ क्रिएट करते जाने, बहुत सारा टाइम है बीच में क्रिएट करने का, अपने लैपटॉप पे साथ साथ करते चलो, रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी बाद में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको साथ साथ क्रिएट करते चलो, ठीक है। अब एक बच्चे ने मुझे कहा था भैया बिहेवियर कैसे ऐड करें, आपने जब प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऐड कर दी, बस बिहेवियर कैसे ऐड करें। मैंने कहा बिहेवियर ऐड होता है फंक्शन के द्वारा। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन भी देना चाहूँ, ठीक है, तो वो कैसे देता हूँ, समझते हैं एक बार। मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पर जिसका नाम है ड्रॉ, ठीक है। उसको मैंने इस सिंटेक्स के द्वारा क्रिएट कर दिया कि ड्रॉ क्या है, ड्रॉ एक प्रकार का फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर क्या होता है, उस फंक्शन के अंदर प्रिंट होता है ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला कि ड्रॉ जो है वो एक प्रकार का फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर क्या होता है, उस फंक्शन के अंदर जितना भी कोड इन दो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया होगा, यहाँ पे से एक लाइन लिखा गया लाइन नंबर 9 पे, वो सारा का सारा कोड चलने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला बिहेवियर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इस ड्रॉ फंक्शन के द्वारा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या बिहेवियर ऐड करना सीख गए हम? क्या बिहेवियर ऐड करना सीख गए? फंक्शंस के बारे में इन डेप्थ और पढ़ेंगे जैसे हम ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। फंक्शन भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में डेडिकेटेड पढ़ने वाले हैं, एरेस के बारे में डेडिकेटेड पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में डेडिकेटेड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इतना मान के चलेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक प्रोग्राम है या फिर एक सब प्रोग्राम है जो कि एक वेल डिफाइंड टास्क करता है। मैंने लिखा कि तुम एक फंक्शन हो जो कि सिर्फ प्रिंट करता है, आप सिर्फ प्रिंट करोगे, बहुत बढ़िया। तुम एक फंक्शन हो जो कि सिर्फ इनपुट लेता है, आप सिर्फ इनपुट लोगे, बहुत बढ़िया। तुम एक फंक्शन हो जो कि कैलकुलेशन करता है, आप सिर्फ कैलकुलेशन करोगे, बहुत बढ़िया। तो एक फंक्शन ऐसी एंटिटी होती है, ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सब प्रोग्राम होता है जो कि एक सिंगल वेल डिफाइंड टास्क कर रहा होता है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फर्क है कि भैया ये जो आपने इसको फंक्शन बोला, इसको एग्जैक्टली फंक्शन बोलते हैं? इसको एग्जैक्टली फंक्शन बोलते हैं क्या? इसको एग्जैक्टली फंक्शन बोलते हैं? मैंने कहा नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं। मैंने कहा नहीं, अगर आप कोई फंक्शन यहां पर क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आप कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो राइट टर्मिनोलॉजी होती है मेथड। अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्रिएट कर दिया तो उसका फंक्शन नहीं बोलते, उसका मेथड बोलते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? उसको बोलते हो आप ये इस ऑब्जेक्ट का मेथड है, राइट। क्या इससे कुछ फर्क पड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर? क्या इससे कुछ ऐसा गलत प्रिंट हो गया या सही प्रिंट हो गया? नहीं, बस टर्मिनोलॉजी है, उसको मेथड बोल देते हैं। सी प्लस उसके अंदर फंक्शन बोला करते थे इसी चीज़ को, जावा के अंदर इसी चीज़ को मेथड बोला करते थे। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर इसी को अगर हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया फंक्शन को, तो फंक्शन को हम मेथड बोल देते हैं। सिंपल नाम की बातें हैं, वैसे कुछ ऐसा भारी भरकम चीज़। चलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड करी है लेंथ और ब्रेथ, और हमने यहाँ पे बिहेवियर ऐड कर दिया ड्रॉ फंक्शन। अब अगर मैं इस वाले फंक्शन को, लेट से मैंने क्या बोला, मैं इस वाले फंक्शन को रन करना चाहता हूँ, मैं इस फंक्शन को रन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ। अगर मैं रेक्टेंगल डॉट डॉट लिखूँ तो इससे क्या हुआ, तो इससे ये पूरा का पूरा फंक्शन प्रिंट हो गया। तो इससे पूरा का पूरा फंक्शन प्रिंट हो गया भाई ड्रॉ के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ड्रॉ के अंदर, अरे कहाँ गया, ड्रॉ के अंदर ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूँ रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ, इससे क्या हुआ, इससे ड्रॉ प्रिंट हो गया। ड्रॉ क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि आपने यहाँ बोला था ड्राइंग रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम जाके लिखते हैं रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ, रेक्टेंगल का ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल कर दिया, तो क्या प्रिंट होगा दोस्त? तो क्या प्रिंट हो रहा है? ड्राइंग रेक्टेंगल। क्या बात समझ में आई? तो जब मैं रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ कॉल करता हूँ यहाँ पे, ये वाला आपका मेथड इन्वोक हो जाता है इस फंक्शन के अंदर। इस मेथड के अंदर जो भी चीज़ें आपने लिखी हुई है, जो भी कोड लिखा है, वो सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? दोबारा समझते हैं। मैंने बोला यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बोला कि ये लेंथ मेरी प्रॉपर्टी है, ब्रेथ मेरी प्रॉपर्टी है, और ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक मेथड है, ठीक है। इसको मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ लेंथ को? मैंने बोला बहुत सिंपल, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रेक्टेंगल डॉट लेंथ, तो क्या आंसर आ रहा है भैया? 1 आ रहा है। अगर मैं यहीं पर जाकर लिख दूँ रेक्टेंगल डॉट ब्रेथ, तो क्या आंसर आ रहा है? तो 2 आ रहा है। अगर मैं यहीं पर जाकर लिख दूँ ड्रॉ वाला फंक्शन, तो क्या आंसर आ रहा है? तो क्या आंसर आ रहा है भैया? ड्राइंग रेक्टेंगल आ रहा है। तो क्या हमें ये समझ में आया कि डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट के मेथड्स को, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग? ये देखो यहाँ पे डॉट यूज किया, देखो यहाँ पे डॉट यूज किया। अगर मैं चाहूँ रेक्टेंगल डॉट लेंथ का यूज किया, राइट। तो डॉट ऑपरेटर का यूज करके जो भी प्रॉपर्टीज या बिहेवियर, जो भी प्रॉपर्टीज या मेथड मेरे पास है, मैं उनको कॉल कर सकता हूँ, उनको एक्सेस कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ रही है हमें, ये बात समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब जब भी हम इस प्रकार से कोडिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम बिहेवियर डिफाइन करते हैं, तो इस टाइप of प्रोग्रामिंग को हम क्या बोलते हैं? कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम भैया? हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
तो इस प्रकार जब आप कोड कर रहे होते हो, कोड के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है, बहुत सारे बिहेवियर डिफाइन किए हुए हैं, फंक्शंस मेथड डिफाइन किए हुए हैं, तो हम कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपनी में जब भी हम जाते हैं तो हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हैं, हर टाइम यही कर रहे होते हैं। बेसिकली मेजॉरिटी क्या बोल रहा हूँ, हर टाइम ही यही कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो ये कहानी है मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, जब विजिबल हो तो आप बताएंगे। तो भैया हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मैंने बोला लेट से मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए, तो आपने क्या बोला, भैया मैंने इसी को कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर दिया। मैंने कहा अच्छा ये रेक्टेंगल 1 बन गया। मैंने कहा ओके। लेट से एक और रेक्टेंगल चाहिए, आपने इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैंने कहा रेक्टेंगल 2 बन गया। पर क्या ये तरीका सही है? अगर मुझे मल्टीपल रेक्टेंगल्स क्रिएट करने हैं, क्या हर बार मैं इसी तरीके से क्रिएट करता रहूँगा? इससे क्या होगा, इससे मेरा कोड बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ जाएंगी, राइट। इससे क्या हो सकता है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर लाइन नंबर 9 में कोई मिस्टेक थी, तो सेम लाइन नंबर 9 में मिस्टेक यहाँ पर ही मिस्टेक होगी, तो मेरा कोड बहुत ज़्यादा बगी हो जाएगा, बहुत सारे उसमें इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, राइट। अगर इस प्रकार से इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए अगर मैं 10-10 लाइनें लेने लग जाऊँगा, तो मेरे कोड की रीडेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, राइट। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि यार कोई फंक्शन हो जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हो। तो मैं क्या चाहूँगा कि कोई फंक्शन हो जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हो। मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करता हो, ठीक है, जिसके द्वारा मैं सिंगल लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा लूँ, राइट। फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इसका इंटेंट क्या होता है, कोई टास्क है जो कि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक टास्क है जो कि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपने उस सारे कोड को फंक्शन के अंदर डाल दिया और बार बार फंक्शन को आप कोड कर रहे हैं। कैसे? तो हमने क्या बोला, यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बार बार मुझे वो 8 लाइन्स लिखनी पड़ रही है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, राइट। मुझे क्या दिख रहा है, मैं सेम टास्क कर रहा हूँ, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राइट। अगर मैं एक ही बार वो 8 लाइन कहीं पर लिख दूँ और बार बार उन्हीं सेम 8 लाइन को बार बार रेफर करता हूँ, तो राइट, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मान लो कहीं पर कोई बग था, तो वो इन्हीं 8 लाइन्स के अंदर होगा और मैं सिर्फ इन्हीं 8 लाइन्स के अंदर चेंज करके उस बग को रिजॉल्व करवा लूंगा, मुझे हर जगह जाके चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आती है? वाई नॉट लूप? अच्छा, तुम्हें लेट से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो लूप तुम्हें अभी पता लगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है, तुमने लूप के द्वारा बना लिए, ठीक है। अब नीचे जाके फिर पता लगा 3 बनाने हैं, 3 और बनाने हैं, बीच में कुछ कोड था, यहाँ फिर दोबारा लूप लिखोगे। नीचे जाके फिर बीच में कुछ कोड लिखा, फिर लगा यार 10 और बनाए, फिर दोबारा लूप लिखोगे। 3 बार लिख दिया लूप, तो तुमने यहाँ पे लूप की सेंस कहाँ बन रही है? लूप की सेंस ही नहीं बन रही इसके अंदर, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस प्रकार हमने बोला एक टास्क मुझे रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स अब करना होता है, ठीक है, और एक वेल डिफाइंड टास्क है वो, तो हमने उसको एक एंटिटीज़ को फंक्शन बोलते हैं उसके अंदर डाल के क्रिएट कर दिया और बार बार उसको हम कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के। मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री फंक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। फैक्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री से क्या समझ में आता है मुझे, भैया फैक्ट्री का मतलब ऐसा लग रहा है सुनने में कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते हैं और आपको मिल जाते हैं। फैक्ट्री का मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा होगा और आपको मिल जाएगा। क्या बात समझ में आती है? एक बार ये समझना पड़ेगा हमें। हमने बोला फैक्ट्री फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनते होंगे, और वहाँ से मुझे मिल जाते होंगे। एक बार कोड में देखते हैं, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो फैक्ट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं, सिंटैक्स है बस, और कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल चीज़ें हैं। चलो, तो हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री फंक्शन की, ठीक है। अभी के लिए मैंने क्या किया, अभी के लिए मैंने इस पूरे के पूरे को यहाँ से कमेंट कर दिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री फंक्शन की। फैक्ट्री फंक्शन, तो ये मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, मैं रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने लिखा फंक्शन क्रिएट रेक्टेंगल। अच्छा, जिस प्रकार ये नाम दिया है मैंने क्रिएट रेक्टेंगल, ये कौन सी नोटेशन है, कौन सी नोटेशन में नाम दे रहा हूँ मैं? भैया ये नोटेशन हम नाम दे रहे हैं कैमल के इसके अंदर, राइट। तो हमने बोला एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया ये वाला, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या बोला, क्या आएगा, मैंने बोला जितना तुम्हारा ये कोड है, इस पूरे के पूरे कोड को तुमने यहाँ पर उठा के प्लेस कर दिया। इस पूरे के पूरे कोड को आपने यहाँ पर उठा के प्लेस कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लेस कर दिया। अब क्या करूँ? भैया इसको आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये मेरा एक फैक्ट्री फंक्शन बन के तैयार है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको रिटर्न कर देता है। क्या ये बात समझ में आती है? 2 ही स्टेप्स हैं, कुछ ही मुश्किल नहीं है इसके अंदर, राइट।
इसने क्या बोला, एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया जिसका नाम लिख दिया मैंने क्रिएट रेक्टेंगल। क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है और फिर उसको रिटर्न कर देता है। इसको मैं और सिंपल कर सकता हूँ, इसको अगर मैं चाहूँ तो और सिंपल कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको रिटर्न सीधा कर देता हूँ कि इसको रिटर्न कर देना, तो मैं स्टेटमेंट को हटा पाऊँगा, तो मैं स्टेटमेंट को हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सीधा बोला कि इसको मैंने रिटर्न करवा दिया, इसको मैंने रिटर्न करवा दिया। बट यहाँ पे भैया एक इशू है, यहाँ पे एक इशू है। आप जो भी रेक्टेंगल हमेशा बनाओगे, हमेशा उस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 1 रहेगी और हमेशा उसकी ब्रेड्थ जो है वो 2 रहेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे इनपुट पे डिपेंड करता हो। बोलो सक्षम, क्या समझ में नहीं आ रहा? भैया एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने क्या किया वो समझ में नहीं आया कि मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे बनना है, क्योंकि वो तो ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है ना। बताओ तो, शुरू से बताओ एक बार, कौन सी लाइन में कन्फ्यूजन है, फिर बात करते हैं आराम से, बताओ। ये भैया लेट रेक्टेंगल इक्वल टू अपन ने ब्रैकेट के अंदर लिखा और ड्रॉ एक फंक्शन है, तो सर इसको हम इससे मतलब कॉल कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो किस प्रकार करते हैं, उसका रिटर्न उसका टाइप बता देंगे किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल नेम लिख दिया और हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स के लिए ये वाले ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया। इसके बीच में हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी और हमने उसका बिहेवियर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका हो गया। मैंने बोला कि यार ये बार बार मैं ऐसे क्रिएट नहीं करूँगा, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं मेक श्योर करूँगा मैं 2 चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, पहला या तो फैक्ट्री फंक्शन या तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्ट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। फैक्ट्री फंक्शन में क्या होता होगा, फैक्ट्री फंक्शन के अंदर आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो फैक्ट्री के अंदर और फिर रिटर्न करवा देते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर आपने उस फंक्शन का नाम दिया और फिर आपने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब फैक्ट्री क्या करती है, ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करती है, तो आपने रिटर्न कर दिया इसको। तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्रिएट रेक्टेंगल वाले फंक्शन को, उसको ये वाला ऑब्जेक्ट बन के मिल जाएगा हमेशा, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लेंथ 1 ब्रेड्थ 2 और बिहेवियर क्या होगा, ये वाला ड्रॉ वाला फंक्शन होगा। अगर मुझे प्रॉपर्टी को, हाँ ये तो समझ में आ गया जो आपने बताया एकदम करीब बीच वाली स्लाइड पे जाऊंगी एक सेकंड। बताओ। ये जो आपने ड्रॉ से इसको कॉल किया था ना, वो समझ में नहीं आया कि कॉल कैसे हो रहा है एक्चुअली। यार देखो, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको एक्सेस करना है लेंथ को, तो आप कैसे एक्सेस करते हो, कैसे एक्सेस करते हो बताओ, रेक्टेंगल डॉट लेंथ ही करते होगे ना, तो डॉट से आप एक्सेस कर पा रहे हो। सेम आप ब्रेथ को एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे ब्रेथ, ब्रेथ को एक्सेस कर लिया, यस और नो। उसी प्रकार ड्रॉ भी इसी का एक पार्ट है। उसी प्रकार जैसे वो दोनों प्रॉपर्टीज थी इसकी लेंथ और ब्रेथ, ड्रॉ भी इसी का ही पार्ट है। तो आप ड्रॉ वाले फंक्शन को भी सेम एक्सेस कर सकते हो। आपको डॉट ऑपरेटर लगाना है और आप यहाँ पर ड्रॉ वाले फंक्शन को भी एक्सेस कर पाओगे। ये आपका फंक्शन को एक्सेस करने का तरीका हो गया दोस्त, इस प्रकार डॉट ड्रॉ, क्योंकि ड्रॉ उसका फंक्शन का नाम ड्रॉ है और क्योंकि फंक्शन है तो आपने ये वाले 2 ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया। अगर प्रॉपर्टीज होती है तो ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं पड़ती। और बताओ। बस वो इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि वो दोनों का आपस में कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा था इस चक्कर में। किसका रिलेशन समझ नहीं आता दोस्त? क्योंकि दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं था ना कि वेरिएबल का कोई रिलेशन हो, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ड्रॉ फंक्शन लिखा है हाँ, और ऊपर रिटर्न रेक्टेंगल लिखा है, तो इसमें कोई वो मतलब जैसे कि हम उसमें बनाते हैं कोडिंग में तो समझ में भी आता है कि हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, वहां से उसको कॉल कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर भी एक तरीके से आपने डेफिनेशन ही करी है फंक्शन की दोस्त। आपने क्या बोला कि मेरे फंक्शन का नाम ड्रॉ है और ये आपने बेसिकली इंप्लीमेंट ऐसे इसका मतलब क्या है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम ड्रॉ है और ये उस फंक्शन की बॉडी होगी। सिंपल। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, चिंता मत करो, थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे हम। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ड्रॉ और आपने ऐसे लिखा और इसके अंदर आपने डाल दिया ये। अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। मतलब ड्रॉ एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी है ना। बिल्कुल सही। अब ये आसान लग रहा है उससे देखने में। यस भैया। अब इसमें क्या करना भैया, आपने लेंथ कॉल करनी थी, लेंथ लिख दिया, ब्रेथ कॉल करनी थी, ब्रेथ लिख दिया, ड्रॉ कॉल करना, ड्रॉ लिख दिया, खत्म, कहानी खत्म। अब सिंपल लग रहा है। अभी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, तो कोई बात नहीं। मैं मतलब अभी ये क्लास बेसिक्स की है, यहाँ पे फंस जाएंगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पूछना तो पूछ लो कुछ अभी भी। नहीं अब आ गया। ये मतलब बस ये कंफ्यूजन पता कि ड्रॉ वेरिएबल है कि हम लोग उसमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, कंफ्यूजन पड़ रहा था। ड्रॉ बस आपका फंक्शन का नाम है, सिंपल। ड्रॉ आपका फंक्शन का नाम है। अगर आप ये वाले सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको ड्रॉ वाले फंक्शन को इन्वोक करवाना पड़ेगा। ठीक है, आया दोस्त के नहीं आया? हाँ भी आ गया। कोई और डाउट? नहीं। बच्चे कह रहे हैं लाइन नंबर 27 अगेन। दोस्त ये मैंने क्या बोला देखो, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ। तो अगर मुझे लेंथ प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल डॉट लेंथ लिख दूंगा जी। ठीक है, रेक्टेंगल डॉट लेंथ लिख दूंगा तो मेरी लेंथ को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मुझे ब्रेथ को एक्सेस करना है तो रेक्टेंगल डॉट ब्रेथ को लिख दूंगा तो मैं ब्रेथ को एक्सेस कर पाऊंगा। उसी प्रकार का मुझे ड्रॉ वाले फंक्शन को एक्सेस करना है तो रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ कर दिया, तो इसको लिखने से क्या होगा, इसको लिखने से ये पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होगा दोस्त। ठीक है, ये कहानी है। समझ आया दोस्त?
हाँ भैया आ गया। चलो ठीक है। थैंक यू। तो हमने यहाँ पे सीखा फैक्ट्री फंक्शन किस प्रकार हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने सीखा कि कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, उसका नाम दे दिया आपने क्रिएट रेक्टेंगल, उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करवा दिया, सिंपल। तो अगर अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, सिंपल है। मैंने बोला रेक्टेंगल और bj1 इज इक्वल्स टू क्रिएट रेक्टेंगल, लो बन गया। तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया रेक्टेंगल obj1 नाम का, और उसमें आपने क्या दे दिया इनपुट में, क्रिएट रेक्टेंगल 1 वाला फंक्शन। तो ये क्रिएट रेक्टेंगल 1 वाला फंक्शन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देगा। क्या बात समझ में आती है? आपने इस वाले वेरिएबल के अंदर इस वाले फंक्शन का आउटपुट स्टोर करा लिया। इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, इस फंक्शन का आउटपुट आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई मित्रों? मैं समझाता हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ शुरू से, ठीक है। तो हमने क्या बोला फैक्ट्री फंक्शन है क्या? फैक्ट्री फंक्शन क्या है पहले देख लेते हैं। फैक्ट्री फंक्शन के पास आप जाते हो, आप बोलते हो भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। आपने एक रिक्वेस्ट दी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। उसने बोला ठीक है भाई, उसने यहाँ पे कुछ करके ऑब्जेक्ट बना लिया और इसने आपको रिटर्न कर दिया वो ऑब्जेक्ट। लो भाई ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा बन के तैयार है, ये काम करता है। क्या ये बात समझ में आई हमें? क्या ये बात समझ में आई? ये काम करता है ये, ठीक है। तो जब तुम्हारा फैक्ट्री फंक्शन कॉल होगा, अच्छा भैया फैक्ट्री फंक्शन कॉल कैसे होगा? मैंने कहा बहुत सिंपल है। इसका जो भी नाम है, लेट्स से इसका नाम है क्रिएट रेक्टेंगल। तो आपको उसको इस प्रकार कॉल कर देना है, क्रिएट रेक्टेंगल। तो ये फैक्ट्री फंक्शन आपने कॉल कर दिया। सवाल ये है कि कॉल तो हो गया, पर क्या आउटपुट में दे रहा है? भैया आउटपुट में ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो मेरे को ये वाला फंक्शन जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, एक तो लेंथ पड़ी हुई है, एक ब्रेथ पड़ी हुई है, एक ड्रॉ वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, 3 चीज़ें पड़ी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब इस जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है इस वाली फंक्शन कॉल से, उस ऑब्जेक्ट को मुझे कहीं पर स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, इसको मैंने स्टोर करा लिया एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया ऐसा, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने इसके आउटपुट को स्टोर करा लिया। दोबारा समझते हैं, ये वाला फंक्शन क्या करता है? ये वाला फंक्शन जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अंदर लेंथ पड़ी है, ब्रेथ पड़ी है और ड्रॉ वाला फंक्शन पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर करा लिया इस ए वाले वेरिएबल के अंदर। तो अगर कहीं भी मैं ए की बात करूंगा तो एक इसको रेफर कर रहा होगा, ए इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। क्या बात समझ में आती है? अगर अब इस ब्लॉक को हम बोलें कि आप लेंथ यहाँ पे है, ब्रेथ यहाँ पे और ड्रॉ वाला फंक्शन यहाँ पे और उसका नाम ए है। अगर मुझे लेंथ को एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलूँगा, ए डॉट लेंथ। ब्रेथ एक्सेस करना तो मैं क्या लिखूँगा, ए डॉट ब्रेथ। ड्रॉ एक्सेस करना तो क्या लिखूँगा, ए डॉट ड्रॉ के अंदर एक्स्ट्रा मुझे ब्रैकेट्स ऐड करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉ एक फंक्शन है, दैट्स वाई। क्या बात समझ में आई? वंस मोर, दोबारा करना पड़ेगा भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ने का फायदा नहीं, दोबारा शुरू से बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो सिंपल समझते हैं पहले एक बार क्या होता है, बेसिक से आते हैं, बेसिक से। अगर मैं लिखूं लेट ए इज इक्वल्स टू 5, इसका क्या मतलब था? भैया यहाँ पे ए एक नंबर था और आपके एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर 5 स्टोर हो गया और उसका नाम ए हो गया। यस और नो? इसका मतलब यही है कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक के अंदर 5 स्टोर हो गया और उसका नाम ए हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, राइट। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि लेट ए इज इक्वल्स टू ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए एक ऑब्जेक्ट है, ए इज एन ऑब्जेक्ट। और कैसा ऑब्जेक्ट है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो आपका मेमोरी ब्लॉक के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, पर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ए हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने क्या बोल दिया कि इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, वैल्यू 10, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे एक ऑब्जेक्ट बना भैया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी पड़ी है? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पड़ी है वैल्यू 10, इसका नाम ए है। क्या बात समझ में आई? ठीक है। फिर मैंने बोला लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एल जो है वहाँ पर 1 पड़ा है, बी जो है वहाँ पर 2 पड़ा है, और ख़त्म करो। इसका मतलब क्या है कि ए एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पर एल के अंदर 1 पड़ा है और बी के अंदर 2 पड़ा है। क्या ये बात समझ में आई? अगर अब मैं जाके बोलूँ लेट ए इज इक्वल्स टू, एल जो है 1 है, बी जो है वो ट्रू है, और एक फंक्शन बना दिया ड्रॉ नाम का, जो कि कुछ करता है, क्या प्रिंट करता है? कुछ प्रिंट करता है, console डॉट लॉग ड्राइंग। बढ़िया। तो इससे क्या होगा? इससे मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसका नाम हमने ए रख दिया। उसके अंदर लेंथ जो है 1 पड़ी है, ब्रेथ जो है 2 पड़ी है, और एक ड्रॉ नाम का फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया।
तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आ गया? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन लिखते लिखते मैंने यहाँ पे एक नंबर क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद वन मेंबर विद वन प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद टू प्रॉपर्टीज, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद टू प्रॉपर्टीज एंड वन मेथड। दो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई और ये आपका मेथड हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आ गया हमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आ गया हमें, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के मेरे पास जो दो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। उन दो का नाम क्या है भैया? एक तो हमारे पास है फैक्ट्री फंक्शन, एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इन दो बेस्ट प्रैक्टिस के द्वारा मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। अब फैक्ट्री फंक्शन की बात करते हैं। फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है? फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है? मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन होती है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालते हो, ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की आप एक रिक्वेस्ट डालते हो और आपको रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिलता है? एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ये जो रिक्वेस्ट है, मैं क्या बोलता हूँ, ये रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं? इस रिक्वेस्ट के लिए मुझे फंक्शन कॉल करनी पड़ती है, इस रिक्वेस्ट के लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? इसको मैं रिटर्न करता हूँ, इसलिए रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट मिल जाता है। दोबारा समझते हैं, फैक्ट्री फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। बहुत बढ़िया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। किसकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी? ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। वो कैसे डालते हैं? फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स में आउटपुट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? रिटर्न करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तभी आपको मिलेगा। हमने क्या बोला कि अब हमने लेट्स से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फैक्ट्री फंक्शन, इसका नाम है क्रिएट ऑब्जेक्ट। लेट्स से इसका नाम है क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये इस फैक्ट्री फंक्शन का नाम है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं इस फंक्शन का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सिंपल, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे बनाते हैं भाई? भैया हमने लेट का यूज कर लिया, लेट कीवर्ड का यूज कर लिया। उसके बाद क्या लिखते हैं भैया? वेरिएबल नेम लिखते हैं। क्या लिखो वेरिएबल नेम में? मैंने लिख दिया OBJ, लिख देता हूं अगर तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है। ये एक कीवर्ड है। तो हमने बोला कि कीवर्ड आपका लेट और वेरिएबल नेम है आपका ये। इसको बस आपको इक्वेट करना है इस फंक्शन के साथ। ये फंक्शन जो हमने बनाया है क्रिएट ऑब्जेक्ट, जैसे ही आपने इसको इस फंक्शन से इक्वेट किया, तो अब क्या होगा? यहाँ पे आपने इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल कर दिया, और फंक्शन कॉल का मतलब क्या था? फंक्शन कॉल का मतलब रिक्वेस्ट कर दिया आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो आपने इसको रिक्वेस्ट कर दिया है। अब ये आपको आउटपुट में क्या देगा? एक ऑब्जेक्ट देगा। तो इसने आपको आउटपुट में एक ऑब्जेक्ट दिया। उस ऑब्जेक्ट को कहीं पे स्टोर भी कराना पड़ेगा। स्टोर कहाँ कराऊं? किसी वेरिएबल में ही कराऊंगा ना भाई, उसको स्टोर कराना पड़ेगा ना किसी वेरिएबल में। तो यहां से इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको मैंने स्टोर करा लिया OBJ नाम के वेरिएबल में। तो इसका आउटपुट लेट से आया कि लेंथ है, ब्रेथ है और ड्रॉ वाला फंक्शन है, 3 चीज़ें पड़ी हैं। तो क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है OBJ, और उसके अंदर लेंथ पड़ी हुई है, उसके अंदर ब्रेथ पड़ी हुई है, और उसके अंदर ड्रॉ वाला फंक्शन या मेथड पड़ा हुआ है। रिटर्न क्या है? रिटर्न यार आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। देखो मैंने बोला कि ये आपका फंक्शन 1 है मान लो, ठीक है, और ये आपका फंक्शन 2 है, ठीक है। ऐसा समझो कि इस वाले फंक्शन ने इसको रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे एक ऑब्जेक्ट दे दे, राइट। तो इसने क्या किया? इसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट तो कर लिया, क्रिएशन हो गई। इसने इसको वापस भी तो करना है। तो वापस करने के लिए मैं कीवर्ड का यूज करता हूं, उसका नाम होता है रिटर्न, राइट। जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे एक फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, उसी प्रकार उसको क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को वापस करने के लिए मुझे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्या बात समझ में आई? चलो हमें समझ में आ गया कैसे करना है इस चीज को। एक बार देख लेते हैं कैसे किया हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अच्छा ये लेट क्या है भाई? लाइन नंबर 27 में लेट से क्या होता है? रेक्टेंगल OBJ1 क्या है? वेरिएबल नेम। वेरी गुड। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? ये स्पेसिफिक चीज क्या है भैया? हमने एक फंक्शन बना रखा है क्रिएट रेक्टेंगल लाइन नंबर 15 के ऊपर। उस फंक्शन को हमने इन्वोक कर दिया, उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया लाइन नंबर 27 के अंदर। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा इसका आउटपुट। उसका आउटपुट, इस क्रिएट रेक्टेंगल फंक्शन का आउटपुट स्टोर हो जाएगा किस वेरिएबल के अंदर? इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को एक्सेस करना चाहूँ ऐसे कर सकता हूँ, ब्रेथ को करना चाहूँ ऐसे कर सकता हूँ, और ड्रॉ वाले फंक्शन कॉल करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब सवाल ये है, क्या मैं सारे के सारे ऐसे रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं जिनकी लेंथ 1 हो, जिनका ब्रेथ 2 हो, या फिर मैं अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहता हूं? क्या मैं सारे के सारे ऐसे क्रिएट करना चाहता हूं या अपने हिसाब चेंजेस करना चाहता हूं? मैंने कहा अपने हिसाब चेंज करना चाहता हूं भाई। तो मैंने क्या किया? मैं इसमें पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स पास कर दूंगा। तो मैंने बोला इस क्रिएट रेक्टेंगल के अंदर लेट्स से कि आपके पास इनपुट में कुछ पैरामीटर आ रहे हैं। मैंने बोला लेट्स से लेंथ,
और लेट्स से ब्रेथ। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली लेंथ को मैंने इक्वल कर दिया इस लेंथ के, बहुत बढ़िया। इस ब्रेथ को मैंने इक्वल कर दिया इस ब्रेथ के। तो इस प्रकार से इनपुट पैरामीटर्स में हमने इसको दिया और इनको इक्वल कर दिया कि भाई जो रेक्टेंगल बनाओगे ना उसकी लेंथ के अंदर ये वाली लेंथ की वैल्यू डाल देना, जो रेक्टेंगल बनाओगे उसकी ब्रेथ वाली प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली ब्रेथ की वैल्यू डाल देना। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया भैया। पर ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा कि लेंथ में लेंथ डाल दो, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। मैंने कहा तुम चाहो तो इसको सिंपल इस प्रकार भी लिख सकते हो, इसको हटाकर यहां पर सिर्फ लेंथ भी लिख सकते हो, खत्म। इसको हटाकर यहां पर सिर्फ ब्रेथ भी लिख सकते हो, खत्म। अब तो नहीं हो रहे कंफ्यूज। इस रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ यूज कर ली, इस रेक्टेंगल के अंदर ये ब्रेथ यूज कर ली और ड्रॉ फंक्शन यूज कर लिया, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो लेट से तुमने कोई और वेरिएबल का नाम यूज कर लिया, तुमने यहां बोला कि लेन और यहां लिखा जी ब्री, ओके, लेन ब्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पास करा, हमने बोला लेंथ जो है वो 5 होनी चाहिए और ब्रेथ जो है वो 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बार कोड तो रन किया ही हुआ है, तो मैं यहाँ पे गया फटाफट, यहाँ पे गया, मैंने इंस्पेक्ट किया इसको, मैं गया कंसोल के अंदर, मैंने लिखा कि भाई साहब रेक्टेंगल दिखाना जरा, क्या नाम था रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल OBJ1 है। जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया फैक्ट्री फंक्शन के द्वारा उसका नाम है रेक्टेंगल OBJ1। इसको एक बार प्रिंट कराता हूँ, रेक्टेंगल OBJ1। क्या प्रिंट हो रहा है भैया? लेंथ 5 प्रिंट हो रही है। 5 कैसे आई भैया? आपने यहाँ पे 5 पास किया तो ये 5 गया इस लेन वाले वेरिएबल में और इस लेन वाले वेरिएबल को हमने कॉपी कर लिया इस लेंथ वाली प्रॉपर्टी के अंदर। दोबारा समझते हैं, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम यहाँ पर 5 पास किया, ये 5 गया लेन वाले वेरिएबल के अंदर और लेन वाले वेरिएबल को कॉपी कर लिया लेंथ के अंदर, तो लेंथ के अंदर 5 आ गया। जब आपने वेरिएबल क्रिएट किया तो आपने 4 पास किया, 4 गया BRE वाले वेरिएबल के अंदर और उसको हमने कॉपी कर लिया ब्रेथ वाली प्रॉपर्टी के अंदर, तो इस प्रकार से ब्रेथ 4 आ गई। क्या बात समझ में आई मित्रों? बढ़िया 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 बढ़िया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। आई थिंक समझ में आया होगा। मेजॉरिटी डाउट जो मैं तुम्हारा देख पा रहा हूँ ना यहाँ पे, मेजॉरिटी डाउट जो मैं तुम्हारा देख पा रहा हूँ वहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने इसको बार बार ना रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, किसके साथ? C++ के साथ या तुम्हारी जावा के साथ। उनको एक बार थोड़ा साइड में रखो, और सिर्फ इस पर फोकस करो, एक बार सिर्फ जे से फोकस करो। ये मत देखो कि यार उसमें तो ऐसे होता था, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई सिंटैक्स भी कोई चीज़ है, कि इसमें ऐसे ही होता है उसमें वैसे होता है, उसको बोल लो 2 मिनट, साइड कर दो उसको, ठीक है। इस पर ध्यान दो सारा का सारा। तो हमने बोला कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर लिया। हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार मैं फैक्ट्री फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैं फैक्ट्री को बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना के दो, फैक्ट्री को बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना के दो। पहले जब मैं कर रहा था तो मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर रहा था, यहाँ कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या ये कॉपी पेस्ट करने वाला तरीका ज़्यादा लॉजिकल तुम्हें लगता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, या फिर ये फंक्शन कॉल करने वाला तरीका ज़्यादा लॉजिकल और पढ़ा लिखा तरीका लगता है? क्या लगता है मित्रों? भैया फंक्शन कॉल वाला जो है वो लॉजिकल ज़्यादा है। यहाँ पे लाइन भी कम लग रही है और चीज़ें समझ में भी आ रही है। यहाँ पे जितने भी रेक्टेंगल्स हमने क्रिएट किए उन सब के अंदर आपने सेम प्रॉपर्टी डाल रखी है भैया, सेम प्रॉपर्टी डाल रखी है। मैंने कहा बिल्कुल सही। यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके लिए 5 और 4 डाला है, इसके लिए 2 और 3 डाला है, इसके लिए 7 और 9 डाला है। तो इस प्रकार फैक्ट्री फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम अपने दूसरे तरीके पर चलते हैं फटाफट। दूसरा तरीका हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कहाँ है दूसरा तरीका हमारा? ये रहा। दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन? इसके अंदर क्या होता होगा मित्रों? कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर क्या होता होगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर क्या होता होगा? इसको एक बार ना फटाफट कोड करते हैं और कोड करते करते समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला अभी के लिए इस पूरे के पूरे कमेंट कर दो, ठीक है। हमने क्या बोला, हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम हमने कुछ रख दिया। अच्छा, जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक नोटेशन फॉलो करनी होती है। जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक नोटेशन फॉलो करते हैं, होती है पास्कल नोटेशन, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले कौन सी नोटेशन पढ़ी थी? इससे पहले हमने कैमल केस पढ़ा था, ठीक है। कैमल केस में क्या होता था कि आपके नाम इस प्रकार से लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा। पर पास्कल नोटेशन के अंदर क्या होता है? पास्कल नोटेशन के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल, ठीक है। तो जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, आपने लेट से बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ऐसा बनेगा,
ठीक है, तो ये आपकी पास्कल नोटेशन हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको लिख दिया जी क्रिएट, या फिर मैंने लिख दिया सिंपल रेक्टेंगल लिख दिया, और मैंने बोला जी इसके अंदर हमने ऐसे क्रिएट कर दिया इसको। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, हमने उसका नाम दे दिया, अब उसकी बॉडी लिखने जा रहे हैं। फटाफट चेक करते हैं क्या हो रहा है। हमने बोला यहाँ पे एक कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है दिस। अब दिस क्या दिखाता है? भैया जो करंट ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो, जिस भी करंट ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो उसे हम दिस कीवर्ड के द्वारा दर्शाते हैं। अभी मैं ऑब्जेक्ट ए पे काम कर रहा हूं, तो ए पे काम करने से मैं क्या बोलूंगा, मैं ए को दिस कीवर्ड के द्वारा भी दर्शा सकता हूं। मैं ऑब्जेक्ट बी पर काम कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट बी की प्रॉपर्टी कॉल करिए, फंक्शन कॉल करिए, उस ऑब्जेक्ट को मैं दिस कीवर्ड के द्वारा भी दर्शा सकता हूं। तो जब मैं दिस कीवर्ड लिखता हूं, बेसिकली वो रेफर कर रहा होता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये आपके करंट ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा होता है। ठीक है, अभी तो भैया ये तो कुछ है ही नहीं, अभी तो हमने कोई ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो किसको दर्शा रहा है ये? तो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई की वैल्यू पेयर नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो हमने क्या बोला, दिस डॉट लेंथ को हमने इक्वल कर दिया यहाँ पर 1 के, और हमने दिस डॉट ब्रेथ को इक्वल कर दिया यहाँ पर 2 के, और मैंने दिस डॉट ड्रॉ को इक्वल कर दिया यहाँ पर एक फंक्शन के जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर दिया, जो कि क्या काम करता है, ध्यान से अगर देखें तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कुछ भी नहीं करता। कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि बस आपकी प्रॉपर्टीज़ को या फिर आपके मेथड्स को इनिशियलाइज या डिफाइन कर रहा है, हाँ या ना? भैया कुछ भी नहीं कर रहा, जो भी आपके प्रॉपर्टीज थी उनमें वैल्यू डाल दी, और जो भी आपका मेथड था उसको डिफाइन कर दिया। यस और नो, इसका सिर्फ इतना ही काम है। जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज उनको डिफाइन कर दे, इसके अंदर ये डाल दे, इसके अंदर ये डाल दे, और जो भी आपका फंक्शन था उसको डिफाइन कर दिया। क्या बात समझ में? रिटर्न नहीं करेंगे। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको आउटपुट मिलता है, वहां रिटर्न करना पड़ता है, यहाँ रिटर्न करने की नीड नहीं पड़ती। राइट? क्या बात समझ में आती है? यहाँ रिटर्न नहीं करना हमें। ठीक है, दोबारा समझते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना तो कॉमन सेंस की बात है, फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन क्रिएट करना तो सिंटैक्स क्या है, पहले फंक्शन लिखो, उसका फंक्शन का नाम लिखो, फिर आपके ये राउंडेड ब्रैकेट्स लगाओ, और फिर आपके कोड ब्लॉक्स लगाओ। तो इतना सिंटैक्स तो हमने देख लिया। इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे? इसके अंदर हम बस अपने सारे के सारे डेटा को इनिशियलाइज करने वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे इसके द्वारा? मैंने बोला बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर। मैंने कहा बहुत सिंपल है। हमने लिखा कि लेट रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू। अच्छा, न्यू क्या करता है? मैंने बोला न्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो कि आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देता है। न्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो कि आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या बात समझ में आती है? न्यू कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे हमने बोला नया तो चाहिए, पर क्या चाहिए नया? हमें नया रेक्टेंगल चाहिए। तो हमने रेक्टेंगल वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, तो इस लाइन के द्वारा मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके, जिसकी लेंथ में 1 पड़ा है, जिसकी ब्रेथ में 2 पड़ा है, और ड्रॉ करने पर वो ड्रॉ वाले फंक्शन कॉल को इन्वोक करने पर वो ड्रॉइंग प्रिंट करता है। एक बार चेक करते हैं इसको चलता है कि नहीं चलता। हमने बोला यहाँ पे रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? लेंथ में 1 पड़ा हुआ है, ब्रेथ में 2 पड़ा हुआ है, और ड्रॉ एक फंक्शन है। लेंथ में 1 पड़ा हुआ है, ब्रेथ में 2 पड़ा हुआ है, ड्रॉ एक फंक्शन है। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? भैया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ड्राइंग प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ भैया बढ़िया कर रहा है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि कैसे हम एक फैक्ट्री फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। भैया क्या यहाँ पे भी मैं वैल्यू सेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे लेट से मैंने लेंथ और ब्रेथ पास कर दी,
और मैंने उनको इक्वल कर दिया लेंथ के, और यहाँ पे इक्वल कर दिया ब्रेथ के। मैंने कहा कर सकते हैं मेरे हिसाब से यार, चेक कर लो। 4,6 मैंने यहाँ पे लिखा, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया 4,6? भैया लेंथ में 4 और ब्रेथ में 6 आ गया, यस और नो? बढ़िया। तो इस प्रकार हमने सीखा कि कैसे हम दो तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, तो वो चाहे आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो, वो चाहे आपका फैक्ट्री फंक्शन हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? असीम हैंड रेज करो दोस्त, बताओ असीम कहाँ पे दिक्कत है? हेलो। हाँ हेलो भैया, एक क्वेश्चन था भैया, मतलब जैसे पास्कल नोटेशन में मतलब टाइप करना जरूरी होता है क्या? यार रूल्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं जनरली, अब C++ के अंदर भी अगर आपने कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, राइट, तो आप क्लास जब भी बनाते हैं, हम मेक श्योर करते हैं वहाँ पे भी आप कैपिटल लेटर से शुरुआत करो उसके नाम की, ठीक है। तो ये रूल्स बनाए गए जिनको हमें फॉलो करनी है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि भैया क्या अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो चलेगा, मैंने कहा लेट से मैंने इसको छोटा कर दिया। अब अगर मैं इसको छोटा कर दिया, अब मैं इसको चला के देखूँ एक बार, चलो चेक करते। अच्छा मैंने आपको दिखाया नहीं, दो स्क्रीन विजिबल नहीं करी, रुको। मैंने क्या किया, लेट से मैंने इसको आर को छोटा कर दिया यहाँ पे, और मैंने इस आर को भी यहाँ पे छोटा कर दिया। अब चला के देखूँ, मैंने कहा अब चला के देखते हैं। मैंने बोला रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, चल तो अभी भी रहा है, चल तो अभी भी रहा है, गलत तो नहीं आ रहा। पर एक प्रैक्टिस है जो हमें फॉलो करनी है यार, एक प्रैक्टिस जो फॉलो करनी है। कुछ रूल्स बने पड़े हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है यार, ठीक है। अब अक्रॉस द ग्लोब हर किसी का कोड लिखने का तरीका अलग होगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने बॉस्टन के अंदर भी कोई कोड लिखा है तो उसे भी मैं समझ पाऊँ, किसी ने रशिया के अंदर भी कोई कोड लिखा तो उसका मैं समझ पाऊँ। कैसे समझ पाऊँगा? क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन होंगे। उन्हीं स्टैंडर्ड्स के द्वारा वो रशियन कोडर भी कोड कर रहा है, उसी स्टैंडर्ड के द्वारा वो यूएस वाला कोडर भी कोड कर रहा है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के द्वारा हम इंडिया वाले कोडर भी कर रहे हैं। तो सबका कोड हम समझ पा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ओके भैया, ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया, ठीक है भैया। ओके। तो इतना हमने कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं आगे। तो हमने क्या बोला, दिस एंड वंस न्यू मोर। देखो यार सिंपल सा है, दिस का मतलब सिर्फ इतना होता है, एक सिंगल लाइन याद रखो। आप जिस भी करंट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, उसको ये रेफर कर रहा होता है, क्या बात समझ में आई? जैसे मैंने बोला न्यू से क्या होता है, न्यू से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो एक न्यू हमने रेक्टेंगल बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर दिया। ध्यान सुनो, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर दिया। तो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मैं रेफर कैसे कर रहा हूं? अभी इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मैं इस दिस कीवर्ड के द्वारा रेफर कर रहा हूं, सिंपल। अब बच्चे पूछ रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, मैं फैक्ट्री फंक्शन यूज करूं या मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करूं? मैंने कहा कोई भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी यूज कर लो, ठीक है। लिखने का तरीका डिफरेंट है, एट काम तो सेम ही कर रहा है ना। वो भी आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, ये भी आपको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, वो भी उतनी मेमोरी ले रहा है, ये भी इतनी मेमोरी ले रहा है, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ही तो दिया मैंने अभी। जब मैं ये लिखता हूं कि लेट ए इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां पर न्यू ने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया। उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के लिए आपने ऑब्जेक्ट वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर दिया। इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर करोगे, क्या नाम दोगे इसको नाम तो दिया ही नहीं ना अभी। इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को नाम तो दिया नहीं है, तो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मैं दिस कीवर्ड के द्वारा रेफर कर रहा हूं, राइट। लेट से मैंने बोला कि ए एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने फंक्शन कॉल कर दिया ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो मान लो ड्रॉ वाले फंक्शन कॉल के अंदर मैं लिख दूं दिस, इसको console डॉट लॉग कर दिया दिस डॉट लेंथ को। तो इसका मतलब क्या है, ए वाले ऑब्जेक्ट के लिए आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया। ध्यान सुना मेरी बात को, ए ऑब्जेक्ट के लिए आपने ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल किया, तो यहां से आप पहुंच गए इस ड्रॉ वाले फंक्शन कॉल पे। यहां पर आप दिस डॉट लेंथ प्रिंट कर रहे हो, तो किसकी लेंथ प्रिंट कर रहा है? ये ए की लेंथ प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए के लिए आपने फंक्शन कॉल किया है। अगर आपने ए के लिए फंक्शन कॉल किया है तो करंट ऑब्जेक्ट आपका ए हो जाएगा, और दिस क्या दर्शाता है, करंट ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा होता है। क्या बात समझ में आई? दोबारा समझते हैं। मैंने लिखा ए डॉट ड्रॉ, ए जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ जो है वो मेरा मेथड है। जब मैं ऐसे फंक्शन कॉल करता हूं तो ए ऑब्जेक्ट का ड्रॉ वाला मेथड कॉल हुआ है, तो इस मेथड पे जाएंगे। मेथड के अंदर लेट से ऐसे कोई कोड लिखा हुआ है console डॉट लॉग दिस डॉट लेंथ, ठीक है। तो जब ये दिस डॉट लेंथ की बात हो रही है, किसकी लेंथ की बात हो रही है? दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? करंट ऑब्जेक्ट मेरा ए है, तो ए की लेंथ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। राहुल करके बच्चा, राहुल हैंड रेज करो, एक बार बात करते हैं आपसे। बताओ राहुल क्या डाउट है? कैसे हो भैया? बढ़िया दोस्त। भैया एक स्लाइड पीछे करना। ये लो,
एक पीछे मतलब जो VS कोड खोल लो भैया, ये लो दोस्त, ऊपर करना भैया ऊपर। हाँ जी भैया, अभी लाइन नंबर 17। लाइन नंबर 17, ठीक है बताओ। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा था कॉस्ट रेक्टेंगल। ठीक है उसका हमने जो डाटा टाइप वो मतलब वो किया था, हमने मतलब डिफाइन किया था कि जो ये रेक्टेंगल है कॉस्ट होगा। ठीक है तो अभी हमने यहाँ पे रिटर्न लगा दिया। ठीक है। तो अभी जैसे हमने रिटर्न लगाया तो हम अब ये जो रेक्टेंगल है ये कौन सा डाटा टाइप बन जाएगा, लेट बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा या कॉस्ट बन जाएगा? यार ये कॉन्स्ट अगर लिखा नहीं है तो डेफिनेटली वो कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट तो नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हो, ठीक है, जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। कॉन्स्ट यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा था, ठीक है, यहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उसका कोई लॉजिक होगा। हमने पढ़ रखा है कॉन्स्ट, तो मैंने कॉन्स्ट लिख दिया। हम लिखना चाहे तो वहाँ पे वैर भी लिख सकते थे, हम लिखना चाहे तो वहाँ पे लेट भी लिख सकते थे। तो अगर तुम कॉन्स्ट को देख के कन्फ्यूज हो रहे हो तो उसकी नीड है नहीं दोस्त, ठीक है, उसको तुम हटा सकते हो। मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया कुछ भी जो मेरे मन में आया। तो मतलब ये अगर इसका मैं पता करना हो कि अभी ये कौन सा इसका जो डाटा टाइप है वो कौन सा हो, तो कैसे पता कर सकते हैं हम? इसका डाटा टाइप कौन सा हो, डेटा टाइप तो मुझसे पता करते हैं ना भाई, टाइप ऑफ से, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। टाइप ऑफ यूज़ कर लो, टाइप ऑफ के द्वारा पता लग जाएगा आपको कौन से टाइप का डेटा है, ठीक है। ठीक है ठीक है। एक एडवाइस दूं दोस्त सबको, आपको मैं, कि आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक बार हमें कोई भी डाउट आता है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा फिर पूछ लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मत पूछो, पर मैं ये कह रहा हूँ एक बार पहले खुद ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। ये मेरा आप सभी को सजेशन है, सिंपल, आपको नहीं, सबको मैं कह रहा हूँ। और अगर मेरे लिए भी कोई फीडबैक हो तो आप बता सकते हो दोस्त। बाकी सब बढ़िया भैया। मैं तो आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं बस अनअकैडमी का कोर्स भी था, अच्छा, डेवलपमेंट का कोर्स भी है, हाँ, और मैं एज ए रिएक्ट डेवलपर जॉब भी कर रहा हूँ। अरे बहुत सही दोस्त, फिर तो आप रिएक्ट में जब हम आएंगे तो बहुत सारे आपके इनपुट होने वाले हैं उसके अंदर। हाँ भैया, मैं बहुत वेट कर रहा था कि जावास्क्रिप्ट, मैंने ये सब ऑब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े थे, फिर भी मैं हाँ मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ आपने कुछ एक आधी सी चीज बता दी जो नई होगी मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ नया है या पुराना ही चल रहा है? नहीं भैया, कुछ चीजें बीच में पता नहीं नहीं पता चल रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, वैसे तो अभी बेसिक पे हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं है, नॉर्मल चीज़ें ही पढ़ रहे हैं यार अभी तो। हाँ जी भैया। चलो धन्यवाद दोस्त, बढ़िया, इतना हमने कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमने कंप्लीटली समझ लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है डायनामिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक नेचर, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि यार डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है ये, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपने बोला कि ए के अंदर मैंने एक नंबर स्टोर कर दिया, बाद में आपका मन करे तो आप ए के अंदर एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो कि भाई मैंने बोला इसके अंदर बब्बर स्टोर करो, नॉर्मली पॉसिबल है, राइट, ये पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर डायनामिक नेचर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं चाहूँ तो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी रिमूव कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आई? मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, और बाद में मेरा जो मन कर रहा है, बाद में मेरा मन कर रहा है कि इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, तो मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया सिंपल जाके ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 4, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। लेट से मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया डिलीट ए डॉट सी, खत्म। तो रिमूवल भी पॉसिबल है और एडिशन भी पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। चलो इसको कोड में करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा नहीं। तो हमने क्या बोला मित्र, हम नीचे गए और हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है रेक्टेंगल वाला, इसके अंदर लेंथ पड़ी हुई है, इसके अंदर ब्रेड्थ पड़ी हुई है, इसके अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, और मैंने इसको हम प्रिंट कर दिया। एक बार चेक करते हैं प्रिंट करके क्या आ रहा है। प्रिंट करके क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, ब्रेथ आ रही है और ड्रॉ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या बोल दिया, कलर जो है वो येलो हो गया। अब क्या लगता है ये ऐड हुआ होगा? क्या ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई होगी रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के अंदर? इसमें पहले सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और ड्रॉ था, क्या इसमें कलर ऐड हुआ होगा? चेक करते हैं। अरे यार ये पता नहीं स्पेलिंग ही नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, जीवन में ना बड़ी टेंशनें हो गई हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, कलर और ड्रॉ चारों चीज़ें आ गई, येस और नो? क्या यहाँ पर चारों की चारों चीज़ें आ गई, येस और नो? तो क्या हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया प्रॉपर्टी ऐड कर दी, एक नई की वैल्यू ऐड कर दी? हाँ बिल्कुल ऐड कर दी। भैया मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा डिलीट रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट डॉट कलर, इसको डिलीट कर दिया मैंने,
और इसको फिर से प्रिंट करा दिया। देखते हैं अब क्या होता है। तो भैया पहले जब प्रिंट हुआ तो लेंथ ब्रेथ कलर और ड्रॉ 4 चीज़ें थी। जब बाद में प्रिंट हुआ आफ्टर डिलीशन तो लेंथ ब्रेथ और ड्रॉ बचा, कलर डिलीट हो गया। तो क्या हमें डिलीट करना भी आ गया? क्या हमें डायनामिकली डिलीट करना भी आ गया किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को? यस और नो मित्रों। तो ये 2 सिंपल छोटी सी प्यारी सी चीज़ें थी आपकी, आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से आप रिमूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी, किसी को पता क्या होता है? भैया क्या होता है, आपके कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर जेएस के अंदर, आपके अंदर आपकी जेएस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आपका ऑब्जेक्ट बना कैसे है, जो कि ये दर्शाता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट बना कैसे, क्रिएट कैसे हुआ है। इसको चेक करना चाहते हैं भैया, इसको चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक करेंगे? मैंने कहा चेक करते हैं, आ जाओ एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके बोलूँ कि भाई थोड़ा सा ऊपर करो इसको यार, अगर मैं यहाँ पे जाके बोलूँ, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या? अगर मैं यहाँ पे जाके बोलूँ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर, तो क्या आंसर आ रहा है? एफ क्या है? एफ क्या है भाई? भैया ये है इसका कंस्ट्रक्टर। इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर क्या है? यहां से बना है, इस कंस्ट्रक्टर से बना है। किसी को याद है ये वाला कोड कहां लिखा हुआ है मैंने? किसी को याद है कोड कहां लिखा हुआ है मैंने? रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट किससे बना है भैया? रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इस वाले कंस्ट्रक्टर से बना है। ये कोड कहां लिखा है भैया? ये कोड हमने लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, इससे बना हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। ध्यान समझना मेरी बात को, ध्यान समझना, गहराई में जाने वाला मैं थोड़ी सी में फिर थोड़ा उतरेंगे गहराई में। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कैसे बना था? ये ऑब्जेक्ट इस वाले कंस्ट्रक्टर से बना था। ये वाला कंस्ट्रक्टर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। दोबारा समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर से बना और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब मैं इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ तो मेरे को दिखता है कि ये पूरा का पूरा कोड आ रहा है। क्या ये सही है? क्या ये लिखा था हमने? यस और नो? हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही लिखा था हमने। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर लिख दूँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कौन है? अरे भैया ये क्या है? रेक्टेंगल क्या है पहले ये बताओ। मैंने कहा जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था ना, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कंस्ट्रक्टर कौन है? मैंने तुम्हें एक चीज रिपीट करके बोली थी अभी। मैंने क्या बोला था कि आपका फंक्शन जो है इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। और मैंने क्या बोला? हर ऑब्जेक्ट का एक कंस्ट्रक्टर होगा। ध्यान समझते हैं, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट का एक कंस्ट्रक्टर होगा। हमने यहां पर एक फंक्शन बनाया है रेक्टेंगल नाम का। इस रेक्टेंगल नाम के फंक्शन का कंस्ट्रक्टर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सवाल है दोस्त, यह सवाल है। इसका कंस्ट्रक्टर जो निकल के आया है वो हम देखते हैं। आनंद कुमार कह रहे हैं नहीं समझ में आया। मैंने बोला बहुत सिंपल है दोस्त यार। अभी हमने जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए हमने यहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था कि भाई इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर देना। तो अगर मुझसे पूछेगा कि इसका कंस्ट्रक्टर कौन है, तो मैं बोलूँगा इसका कंस्ट्रक्टर ये है। पर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इसका कंस्ट्रक्टर कौन है, तो इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो इनबिल्ट बना पड़ा है, डिफॉल्ट बना पड़ा है, उसको हम देख रहे हैं। दोबारा समझते हैं, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल नाम का फंक्शन था, रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन था जिसने क्रिएट किया था रेक्टेंगल नाम के ऑब्जेक्ट को। अगर मैं इससे पूछता हूँ भाई साहब आपका कंस्ट्रक्टर कौन है, तो ये कहता है बहुत सिंपल है भाई, मेरा कंस्ट्रक्टर तो ये है। और अगर मैं इससे पूछूं भाई साहब आपका कंस्ट्रक्टर कौन है, तो इसका आउटपुट हम समझने की कोशिश करें कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, फंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये एफ जो है फंक्शन दर्शा रहा है, और ये जो बड़ा एफ, कैपिटल एफ के साथ फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपका नाम दर्शा रहा है इस फंक्शन का, राइट। तो एक फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है, या फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है हमारे रेक्टेंगल वाले फंक्शन के लिए। क्या बात समझ में आती है? अब इसमें इंटरनली क्या हो रहा है, इसमें तुम गहराई में जाना चाहते हो कि अगर इस रेक्टेंगल वाली फंक्शन का कंस्ट्रक्टर ये वाला फंक्शन है तो इंटरनली क्या हो रहा होगा? क्या ये जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो मैं लेके जा सकता हूँ तुम्हें गहराई के अंदर, अगर तुम जाना चाहो तो। एक कोड लिखता हूँ फिर थोड़ा और क्लैरिटी में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आगे समझेंगे। मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला हमने अभी क्या बोला कि हमने अभी ये कंस्ट्रक्टर बना रखा है,
और हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इसका कंस्ट्रक्टर, अगर यहाँ पे मैं जाकर लिख दूँ अगर यहाँ पे मैं जाकर लिख दूँ तो मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ कि फंक्शन कैपिटल F नाम से एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, और हम उसको सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इंटरनली जेएस के अंदर क्या होता है, इंटरनली जेएस के अंदर आपका एक फंक्शन क्रिएट होता है, एक फंक्शन क्रिएट होता है जो कि इन सारे के सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को क्रिएट करने के काम आ रहा होता है। अब वो क्रिएट कैसे होता है वो समझ लेते हैं। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने बोला जी आपका एक वेरिएबल हो गया, हमने बोला जी सर्कल सॉरी रेक्टेंगल 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 1, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या बोल दिया, इसके अंदर हमने क्या बोला, हमने बोला एक नया फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या पास कर दिया, इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए भाई, एक तो मेरी लेंथ है और उस लेंथ के बाद हमने एंटायर कोड पास कर दिया, हमने एंटायर कोड पास कर दिया। एंटायर कोड क्या है, एंटायर कोड क्या है, एंटायर कोड मेरा ये वाला कोड है, इसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है, इसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया और मैंने इसे क्लोज कर दिया। क्या दिक्कत है भाई, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, क्या इशू है दोस्त, क्या इशू है इसके अंदर? आई थिंक ऐसे ही होता है। लेट रेक्टेंगल इक्वल टू न्यू फंक्शन, यहाँ पे आप आइडेंटिफायर ऐड करते हो यार, यही तो है, यही तो लिखते हैं और क्या लिखते हैं हम, फंक्शन 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 का एफ बड़ा कर दिया, हमने इसे क्रिएट कर लिया, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, समझ में आया थोड़ा सा और हमने बोला अब इस फंक्शन को मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। रेक्टेंगल 1 एक बार कंप्लीट कर लूँ तो फिर समझाता हूँ, एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिर हमने बोला यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कि लेट रेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल 1, यहाँ पास कर दिया मैंने 2, इसको मैंने प्रिंट कर दिया console.log रेक्ट। चेक करते हैं, लेन इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइन किया तो मैंने, अच्छा ये ब्रेथ भी पास करनी है क्या, लेंथ इज़ नॉट डिफाइंड, लेंथ लेंथ यहाँ ब्रेथ पास करते हैं एक बार, अब हमने ब्रेथ पास किया और हमने यहाँ ब्रेथ लिख दिया, हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 2,3। अब देखते हैं सही चल रहा है। तो ये हमने यहाँ पर, मैं पुराने वाले कोड को एक बार कमेंट कर देता हूँ और लेंथ 2 और 3 पास हुई है, लेंथ 2 और 3 पास हुई है, बढ़िया। तो कोड हमारा बिल्कुल रेडी है, कोड हमारा बिल्कुल रेडी है। एक बार आपको मैं समझा देता हूँ इसके अंदर क्या हुआ है, एक बार पहले मैं स्लाइड्स पे चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ और समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता था तो हम कैसे बनाते थे, हम ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते थे, हमने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाओ और ये ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे देना, ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे देना, बिल्कुल ठीक है, इसको इक्वल कर दो और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करो। न्यू कीवर्ड से क्या हुआ होगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया होगा और यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर देना, यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर, वाओ क्या राइटिंग है, क्या राइटिंग है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर देना। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये कहानी थी। इसके अंदर मैंने अगर आपसे आके पूछा, मैंने आपसे आके पूछा भाई साहब आपका कंस्ट्रक्टर कौन है, तो आपने मुझे बताया कि भैया मेरा कंस्ट्रक्टर साफ साफ लिखा है यहाँ पे, मेरा कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर है रेक्टेंगल, बहुत बढ़िया। फिर मैंने इससे पूछा अरे रेक्टेंगल वाले भैया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कौन है, इसने बोला मेरा कंस्ट्रक्टर तो भाई साहब बाय डिफ़ॉल्ट वाला इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि फंक्शन है, फंक्शन कैपिटल एफ होगा यहाँ पे रखना, कैपिटल एफ, यही फंसा था मैं अभी, छोटा एफ लिख दिया था मैंने, ठीक है, इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो आप कोई भी ऐसा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करते हैं, हमेशा उसका पेरेंट कौन होगा, हमेशा उसका पेरेंट आपका ये फंक्शन होगा, ठीक है। हमें याद रखना इस चीज़ को हमेशा कि यहाँ पर
फंक्शन जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। बढ़िया, अब हम समझने जा रहे हैं कि ये वाला फंक्शन कर क्या रहा है, ये वाला फंक्शन कर क्या रहा है, ये समझने चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कोड लिखा है, हमने बोला कि हमने यहाँ पर क्या कोड लिखा, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैंने बोला जी इसका नाम हमने रख दिया रेक्ट। ठीक है, इसको हमने इक्वल कर दिया, इसको हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया है नए फंक्शन के। एक नया फंक्शन हमने क्रिएट किया। ठीक है, एक नया फंक्शन हमने क्रिएट किया है। इस फंक्शन के अंदर क्या क्या वैल्यू जाती है, सबसे पहले इसके अंदर सारे पैरामीटर्स जाते हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर थे भैया, इसके अंदर लेंथ था और ब्रेथ थी। तो मैंने यहाँ बता दिया कि भाई लेंथ आ गई यहाँ पे और ब्रेथ आ गई यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद आपका वन है ना, जो वन वाला बटन है कीबोर्ड पे, वन वाले बटन के लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास एक बटन होगा जहाँ पे ऐसे करके ऑपरेटर बना पड़ा है, ऐसे करके एक सिंबल बना पड़ा है, राइट। इसको हम बोलते हैं बैक टिक करेक्टर, इसको हम बोलते हैं बैक टिक करेक्टर। ठीक है, अभी तक तो हम सिंगल कोट पे काम कर रहे थे, तो सिंगल कोट है, ये भी सिंगल कोट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बैकटिक करेक्टर का यूज़ करने वाले हैं थर्ड पैरामीटर के अंदर, और उस बैकटिक करेक्टर के अंदर आपका एंटायर कोड आ जाएगा, आपका सारा का सारा कोड आ जाएगा जो कि आपने लिखा हुआ आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसे कंप्लीट आपने लिख दिया, इसे कंप्लीट आपने लिख दिया, और इस रेक्टेंगल वाले फंक्शन के थ्रू, इस रेक्टेंगल वाले फंक्शन के थ्रू अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने बोला लेट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू न्यू, आपने रेक्ट वाले फंक्शन का यूज़ कर लिया और यहाँ पर आपने पास कर दिया 2,3। 2 जो है यहाँ पर इसके लिए जा रहा है, 3 जो है यहाँ पर इसके लिए जा रहा है। तो इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली ये रेक्टेंगल वाला फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इंटरनली ये रेक्टेंगल वाला फंक्शन ऐसे इंप्लीमेंट हो रहा है। क्या बात समझ में आई? इंटरनली ये रेक्टेंगल वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहा था। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कैसे, तो हम बात कर सकते हैं ऐसे। हमने बोला जी, हमने बोला न्यू फंक्शन, यहाँ पे मैंने अपने पैरामीटर्स पास कर दी और फिर मैंने अपना कोड पास कर दिया, एंटायर कोड जो भी था। तो इंटरनली ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, किसी को पकड़ते हैं जी, इसको अनुज कुमार गुप्ता को पकड़ते हैं। अनुज कुमार गुप्ता, हैंड रेज करो। एक बच्चे ने पूछा ऑल जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स क्या केस सेंसिटिव होते हैं? बताओ दोस्त, बच्चों बताओ, क्या केस सेंसिटिव होते हैं? यस और नो? बढ़िया, वेरी गुड। अनुज कुमार गुप्ता, हैंड रेज करो। बताओ अनुज, क्या हाल चाल दोस्त? भैया ये जो आप बता रहे हैं फंक्शन रेक्टेंगल वाला, भैया ये पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया है। दोस्त देखो, मैं सिंपल सी एक बार रिपीट करता हूँ। हाँ जी भैया, देखो, सिंपल है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते थे हम भैया? या तो हमने एक फैक्ट्री फंक्शन का यूज़ किया होगा, या तो हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ किया होगा। यस और नो? जी भैया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कौन है, तो आप मुझे बता सकते हो साफ साफ कि भैया इसका कंस्ट्रक्टर ये है, क्योंकि आपने इसको खुद कोड किया हुआ है। ठीक है, जी भैया। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका कंस्ट्रक्टर कौन है, तो आप इसका कंस्ट्रक्टर मुझे नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो फंक्शन है, कैपिटल एफ वाला फंक्शन। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि अगर क्या आप जानना चाहते हो कि इंटरनली ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, क्या हम खुद क्रिएट करना चाहते हैं इसे? तो अगर हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं इसको, तो हमने कोड किया और कोड में हमने क्या देखा कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, लेट से इसका नाम हमने रेक्टेंगल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल कैसे क्रिएट हुआ होगा? लेट रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू न्यू फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले क्या पास करोगे? पैरामीटर्स पास करोगे, जो भी आपकी लेंथ है, ब्रेथ है, साइड है, रेडियस है वगैरह, और फिर बैक टिक के अंदर आप अपना एंटायर कोड जो भी आपने लिखा था कंस्ट्रक्टर के अंदर वो पेस्ट कर दोगे, राइट। तो इंटरनली ये फंक्शन ऐसे क्रिएट कर रहा है, इंटरनली ये वाला फंक्शन इस रेक्टेंगल को ऐसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और बाद में मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट कैसे बनाता हूँ? बाद में ऑब्जेक्ट बनाना तो मेरे लिए आसान है, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, जो हमने पहले से लिखा ही हुआ था, राइट। ये कर रहा हूं मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये वाला जो फंक्शन है इंटरनली जावास्क्रिप्ट के अंदर इस वाले रेक्टेंगल को इस कोड के द्वारा क्रिएट कर रहा है। सिर्फ इतना बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला इसके अलावा। और इस कोड के अंदर कुछ भी नहीं, सिंटैक्स फॉलो किया है, पहले पैरामीटर डाले फिर एंटायर कोड डाल दिया, सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूं, कुछ भी नहीं उसके अलावा। दोबारा समझते हैं, मैंने फिर से रिपीट करता हूं, ये वाला जो इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये इस वाले रेक्टेंगल फंक्शन को इंटरनली इस कोड के द्वारा क्रिएट कर रहा है। इस कोड में यहां पर सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने क्या लिखा? न्यू फंक्शन, पैरामीटर जितने भी पैरामीटर हैं सारे के सारे, और एंटायर कोड जो आपने यहां पर लिखा था इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो कोड कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने बना लिया इसको इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर को अपने हिसाब से। क्या हमें ये पता होना जरूरी है? मैंने कहा नहीं पता तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, तुम थोड़ी कर रहे हो इसे। तुमने बोला थोड़ा समझना चाहते हो, मैंने बता दिया, पर नहीं पता होता तो क्या नुकसान होता? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होता। क्या बात समझ में आती है मित्रों?
आगे चलते हैं। फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या करना चाहते हैं? मुझे इतना याद है कि ऑब्जेक्ट क्या होता था, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी बिहेवियर होती है, यस और नो। ऑब्जेक्ट क्या होता था कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसका बिहेवियर होता है। तो ठीक है, चेक करते हैं, जब विजिबल होगा तो बताएंगे। तो मैंने बोला कि क्या ये रेक्ट जो है, रेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट है, यस और नो। क्या रेक्ट जो है वो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? मैंने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट किस टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेक्टेंगल 1 टाइप का। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेक्ट डॉट, तो क्या आता है? लेंथ आती है, ड्रॉ आता है और ब्रेथ आता है, राइट। तो मैं इन तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ ना, एक्सेस कर सकता हूँ, यस और नो, यस और नो। उसी प्रकार लेट से मैं कोई फंक्शन को पकड़ूँ, लेट से मैंने किसी फंक्शन को पकड़ा, यहाँ पर फंक्शन हमने क्रिएट किया था, ये रहा, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इसको पकड़ूँ रेक्टेंगल, तो क्या इस रेक्टेंगल के ऊपर कोई फंक्शन दिख रहा है मुझे? इसके ऊपर मैं कुछ कॉल कर पा रहा हूँ, कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ डॉट ऑपरेटर के द्वारा? हाँ भैया। मैं चाहूँ यहाँ पे लेंथ नाम का एक प्रॉपर्टी है जिसे एक्सेस कर सकता हूँ, नेम नाम की प्रॉपर्टी है जिसके एक्सेस कर सकता हूँ, कॉल नाम का एक मेथड है जिसे एक्सेस कर सकता हूँ, बाइंड नाम का मेथड है जिसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट इस फंक्शन के लिए भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ मेथड को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी एक ऑपरेटर हुआ, ये फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, यस और नो। चेक कर लेते हैं। मैंने बोला जी फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन रेक्टेंगल, ये मेरा फंक्शन है। इसका नेम प्रिंट करूँ? अरे ये क्या ड्रामा है, रेक्टेंगल, ऐसा क्या हुआ? इसका नेम क्यों प्रिंट नहीं हुआ? भाई जल्दी से बताओ। अगले टॉपिक पे चलते हैं, फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट। डिस्कस कर लिया था ना हमने, तो अभी डिस्कस किया हमने कि हमने एक फंक्शन पकड़ा, हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी बना पड़ा है जिसका नाम था रेक्टेंगल, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल के ऊपर हमने डॉट ऑपरेटर जब लगाया, हमने देखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ विजिबल है मुझे लेंथ दिख रहा है, मुझे नेम दिख रहा है, ऐसे करके मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिख रही है। ऐसी मुझे सेम फंक्शंस भी दिख रहे हैं, मुझे कॉल नाम का एक मेथड दिख रहा है, बाइंड नाम का एक मेथड दिख रहा है, अप्लाई नाम का एक मेथड दिख रहा है। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि एक रेक्टेंगल नाम के फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और कुछ मेथड्स भी हैं। अब किसी भी एक एंटिटी का अगर प्रॉपर्टीज होंगे और मेथड होंगे तो मैं इस एंटिटी को क्या बोलता था, मैं इसको ऑब्जेक्ट बोलता था, राइट। तो मैंने बोला रेक्टेंगल जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। और स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल एक फंक्शन है। तो यानी फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट माने जाते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या बात समझ में आती है? फोकस, चैट ऑफ कर दूंगा, फोकस। टाइप्स इन जेएस, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। प्रिमिटिव्स की हमने बात की थी एक बार, प्रिमिटिव्स लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाए थे प्रिमिटिव्स क्या कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैंने बोला टाइप्स मेरे पास जेएस के अंदर दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरे पास प्रिमिटिव्स होते हैं, इसको वैल्यू टाइप्स भी कहता हूँ मैं, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर मेरे पास कौन कौन सा डेटा था, बताओ दोस्त, क्या डेटा था प्रिमिटिव के अंदर मेरे पास? भैया हमने बोला था प्रिमिटिव के अंदर आपका नंबर भी आता है, आपका स्ट्रिंग भी आता है, आपका बूलियन भी आता है, आपका अनडिफाइंड भी आता है, आपका नल भी आता है। उसी प्रकार रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस टाइप्स के अंदर मैंने क्या सिखाया था आपको, यहाँ पे क्या क्या आता है भैया? यहाँ पे आपने फंक्शंस बताया था, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स बताया था, और यहाँ पे आपने एरेज बताया था, ठीक है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, रेफरेंस टाइप के अंदर जितना भी पूरा डेटा आ रहा है ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कि मेरा फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरा एरेज भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो देखो ऑब्जेक्ट होता ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि प्रिमिटिव के अंदर और रेफरेंस टाइप के अंदर, इन दोनों टाइप के अंदर फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? मैंने कहा देखो, एक मैंने यहाँ पे कोड लिखा, लेट a इज इक्वल्स टू 10। इससे क्या होगा, इस कोड से क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा भैया? a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो गई होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब मैंने लिखा लेट b इज इक्वल्स टू a, इससे क्या हुआ होगा भैया? b के अंदर भी a की वैल्यू स्टोर हो गई होगी, राइट। इस लाइन से क्या हुआ, a के अंदर 10 आ गया, इस लाइन से क्या हुआ, b के अंदर भी 10 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाकर a प्लस प्लस कर दूँ तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं जाकर a को प्रिंट करा दूँ, तो आंसर क्या आएगा, 11। अगर मैं जाकर b को प्रिंट कराऊँ तो आंसर क्या आएगा, 10, ठीक है। एक बार ये वेरीफाई करते हैं कि जब a और b को प्रिंट करा रहा है 11 और 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार वेरीफाई करते हैं, जैसे आपको विजिबल होगा तो आप मुझे बताएंगे। तो हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल्स टू 10, लेट b इज इक्वल्स टू a। हमने बोला a को प्लस प्लस कर दो, और हमने बोला कॉन्सोल
डॉट लॉग ए कंसोल डॉट लॉग बी। क्या आंसर आना चाहिए दोस्त? क्या आंसर आना चाहिए दोस्त? भैया ए में 10 प्रिंट होना चाहिए और बी में 11, सॉरी ए में 11 प्रिंट होना चाहिए और बी में 10 प्रिंट होना चाहिए। चेक करते हैं क्या पहले 11 और बाद में 10 प्रिंट हो रहा है, यस और नो? तो जो हमने सोचा एग्जैक्टली वही हो रहा है, जो हमने सोचा एग्जैक्टली वही हो रहा है। फिर रेफरेंस के अंदर क्या होता है, मैंने कहा समझते हैं रेफरेंस के अंदर क्या होता है, ये समझते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, लेट से मैं इसको ऐसे बनाता कि लेट ए इज इक्वल्स टू, आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, बोला यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 10, फिर आपने बोला कि लेट बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, फिर आपने बोला ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, और फिर आपने यहाँ पर प्रिंट किया, ए डॉट वैल्यू को प्रिंट किया, और फिर बी डॉट वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, तो अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा और यहाँ पे क्या आंसर आएगा। भैया सेम ही आना चाहिए, आपने 10 डाला था, यहाँ पे भी 10 डाला है, आपने ए के इक्वल किया था, ए के इक्वल कर दिया, आपने इंक्रीमेंट किया था, इंक्रीमेंट कर दिया, ए को प्रिंट किया था, ए को प्रिंट कर दिया, बी को प्रिंट किया था, बी को प्रिंट कर दिया। सेम ही तो आना चाहिए 11 और 10। एक बार चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। ठीक है, कंसोल नहीं लिख पा रहा जीवन में, बस में बाकी सब लिखना आता है मुझे, बस मैं कंसोल नहीं लिख पा रहा हूँ जीवन में, हाथ काम जाते हैं मेरे कंसोल लिखते हुए। बताओ दोस्त क्या प्रिंट होगा? भैया सेम ही आना चाहिए, वैसे चेक करते हैं 11 और 10 प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने कहा देखा, अरे 11 और 11 प्रिंट हो रहा है, ये तो अलग आ रहा है। 11 और 10 प्रिंट होना चाहिए, 11 और 11 प्रिंट क्यों हो रहा है? अब समझते हैं क्या क्या गहराई है इसके अंदर, ये समझते हैं एक बार। चलो, हमने बोला ए एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर वैल्यू 10 पड़ी है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर वैल्यू जो है वो 10 पड़ी हुई है, इसका नाम ए है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला बी एक ऑब्जेक्ट बनाओ जो कि ए के इक्वल है। यहीं पर कहानी है सारी की सारी, यहीं पर सारी कहानी है। क्या कहानी है? जब हम ऑब्जेक्ट्स में डील कर रहे होते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, राइट। जब ऑब्जेक्ट्स में डील कर रहे होते हैं, ऐसे इक्वेट करते हैं, तो आपका एड्रेस पास होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो था, लेट्स से इसका एड्रेस 104 है, तो ए जो था इस लोकेशन को रिफ्लेक्ट करता है कि 104 वाली लोकेशन को हम ए बोल रहे हैं। जब मैंने b इज इक्वल टू ए बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 104 वाली लोकेशन को b भी बोल रहा हूं मैं। अगर मैं b की बात करूंगा तो भी वो इसी ब्लॉक की बात हो रही है, अगर मैं a लिखूंगा तो भी वो इसी ही ब्लॉक की बात हो रही है। यहां पे क्या हुआ था, a का अलग ब्लॉक था, a के अंदर 10 पड़ा है, और b का अलग ब्लॉक था, b के अंदर 10 पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव के अंदर, प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर कॉपी बनती है, प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर कॉपी बनती है, तो आपकी कॉपी क्रिएट हो गई अलग से, कॉपी क्रिएट हो गई अलग से। रेफरेंस टाइप के अंदर, रेफरेंस टाइप के अंदर कॉपी नहीं बनती, रेफरेंस टाइप के अंदर सेम एड्रेस पर पॉइंट करते हैं, सेम एड्रेस पर पॉइंट करते हैं, सेम एड्रेस पर पॉइंट करते हैं। तो हमने जब लिखा लेट ए इज इक्वल टू वैल्यू 10, तो इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट से इसका एड्रेस है 2106, कुछ भी रैंडमली लिख दिया मैंने। इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर वैल्यू जो है वो 10 पड़ी हुई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम ए है। अब जब मैं लिखता हूं लेट बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि जहां पर ए पॉइंट कर रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन को दर्शा रहा है, उसी मेमोरी लोकेशन को अब बी भी दर्शाएगा। अब बी और ए इसी सेम मेमोरी लोकेशन को दर्शा रहे हैं। अब इसके बाद क्या बोला है, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो ये 10 से हटके 11 हो गई, ए की वैल्यू 10 से हटके 11 हो गई। इसके बाद मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू प्रिंट कर दो, ए इस ब्लॉक को दर्शा रहा है, इस ब्लॉक के अंदर वैल्यू में क्या पड़ा है, 11 पड़ा है, तो इसका आंसर 11 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर बोला बी की वैल्यू प्रिंट कर दो, बी कौन से ब्लॉक को दर्शा रहा है, इस ब्लॉक को दर्शा रहा है, इस ब्लॉक के अंदर क्या पड़ा है, 11 पड़ा है, इसलिए यहां पर भी 11 प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये कहानी है दोस्त। 2 लाइन हमें हमेशा याद रखनी है, प्रिमिटिव टाइप के केस में हमेशा कॉपी बनती है, रेफरेंस टाइप के केस में या फिर ऑब्जेक्ट के केस के अंदर आप सेम एड्रेस पर पॉइंट करते हैं, अगर आप इस प्रकार से इक्वेट कर देंगे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारा खेल एड्रेस का है, ठीक है, सारा का सारा खेल एड्रेस का। एक गाना भी था ऐसा, पर वो गाना गा नहीं सकता मैं, पारिवारिक माहौल बना के रखना मुझे इस क्लास के अंदर। चलो
एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, उस लाइन को लिख देता हूँ फटाफट। चलो, ये लाइन है, इसको याद रखेंगे जीवन भर। ये कहती है प्रिमिटिव्स आर कॉपीड बाय देयर वैल्यू। और हमने क्या बोला, रेफरेंसेस आर कॉपीड बाय देयर एड्रेस या रेफरेंस, जो तुम्हारा मन करे लिखने का। ठीक है जी, ये दो लाइन याद रहेगी तो हमें जीवन में सफल रहोगे, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो जीवन में कंफ्यूज हो जाओगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात है समझ में आती है? चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर एक नंबर क्रिएट किया, मैंने कहा जी लेट a इज इक्वल्स टू 10। इससे क्या हुआ होगा भैया, इससे एक डब्बा बन गया मेमोरी के अंदर। पहले से डब्बा था, उसका नाम a दे दिया, उसके अंदर वैल्यू 10 आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक फंक्शन मैंने बनाया, इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अंदर मैंने वो नंबर पास कर दिया, और मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया, इस फंक्शन को यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्त? भैया a के अंदर आपने 10 डाला, बिल्कुल ठीक, a के अंदर 10 डाला, फिर आपने ये तो फंक्शन लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो अभी। फंक्शन में ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा उसको एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं है। फिर आपने यहाँ फंक्शन कॉल किया, तो उसके अंदर क्या किया, a को इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो a यहाँ पे 11 बन गया। फिर आपने a को प्रिंट करा दिया, तो इन शॉर्ट आपका आंसर यहाँ पे 11 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, अब चेक करते हैं 11 प्रिंट होगा कि नहीं होगा। चेक करते हैं। मैंने बोला कि लेट a इज इक्वल्स टू 10, और मैंने लिखा जी फंक्शन इंक्रीज a, यहाँ मैंने इसको कॉल कर दिया, console.log a। अब चेक करते हैं क्या प्रिंट होता है। हमें आशा है कि 11 प्रिंट होगा, बट चेक कर लेते हैं। भैया 10 प्रिंट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है भाई? ये कैसे हो रहा है? बोलो दोस्त, ये क्यों हो रहा है? एनीवन? क्यों हो रहा है? भैया समझते हैं क्या हुआ होगा। हमने क्या बोला कि यहाँ पर a की वैल्यू 10 थी, बिल्कुल ठीक है। आपने पास किया इसके अंदर a, ठीक है। जब आप किसी फंक्शन के अंदर इस प्रकार प्रिमिटिव पास करते हैं, मैंने क्या बोला था प्रिमिटिव के अंदर? भैया प्रिमिटिव में कॉपी बनती है। तो यहाँ पर जो ये a बना है ना दोस्त, ये जो a बना है वो इस फंक्शन का अलग से a बना है, इस फंक्शन का a अलग से बना है, इसमें 10 पड़ा हुआ है। जो a प्लस प्लस किया वो इस वाले a के अंदर प्लस प्लस नहीं हुआ, इस वाले में नहीं हुआ, वो इस वाले a के लिए हुआ, तो ये 11 हो गया। जब आप वापस आके प्रिंट करा रहे हो a को, ये कौन से a की बात कर रहा है? ये इस वाले a की बात कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे 11 ही, यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम पास बाय वैल्यू कहते हैं जनरली जावा या C++ के अंदर, यहाँ ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब किसी प्रिमिटिव को किसी फंक्शन में पास करते हो तो वहाँ पर उस प्रिमिटिव की कॉपी बनती है। इसको याद रखना, दोबारा समझेंगे इस चीज़ को एक बार, ठीक है, दोबारा समझेंगे। हमने बोला लेट a इज इक्वल्स टू 10, फिर हमने बोला इंक्रीमेंट कर दो a को, और फिर हमने बोला console.log a। यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला फंक्शन लिख लेता हूँ, इंक्रीमेंट कर दो a को a प्लस प्लस, और ऐसा। मैंने बोला इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन से एक डब्बा बनता है, इसका नाम a है और वहाँ पे 10 पड़ा हुआ है। इस लाइन से क्या होता है, फंक्शन कॉल होती है। फंक्शन कॉल किसके लिए हुई है? प्रिमिटिव के लिए हुई है। प्रिमिटिव क्या दर्शाता है कि भाई कॉपी बनेगी, तो यहाँ पर एक अलग से a बन गया। ये वाला जो a है वो इस फंक्शन का a है, ये वाला जो a है वो इन लाइंस का, इन स्कोप का a है। तो यहाँ पर a में 10 पड़ा हुआ है, आपने बोला a प्लस प्लस, तो आपने इसको काट के 11 कर दिया। आपका पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। आप वापस आ गए, वापस आके क्या बोला, a को प्रिंट कर दो। ये कौन से a की बात कर रहा है? ये अपने वाले a की बात कर रहा है। वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है, आपने 10 प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। इसको हम कहते हैं कि जब प्रिमिटिव पास होगा तो हमेशा कॉपी बनेगी। जब प्रिमिटिव पास होगा हमेशा कॉपी बनेगी। 100 बार बता चुका हूँ, पर हो सकता है किसी को भी समझ में ना आया हो। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट्स से कि एक और कोड है, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट a इज इक्वल्स टू वैल्यू जो है आपकी 10 है। ठीक है, आपकी वैल्यू यहाँ पे 10 पड़ी हुई है। आपने बोला कि मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है,
इसको इंक्रीमेंट करना है ए को, और आपने बोला मुझे इसको प्रिंट कराना है console.log a। आपका फंक्शन ये रहा इंक्रीज, यहाँ पर a है और यहाँ पर हमने बोल दिया कि जो भी आपका a है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। मुझे बताओ इस केस में a क्या प्रिंट होगा, इसमें केस में a क्या प्रिंट होगा? भैया यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर खेल रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रेफरेंसेस होते हैं। और रेफरेंसेस के केस में हमने क्या बोला? रेफरेंसेस के केस में एड्रेस पर काम होता है, कॉपी नहीं बनती। यहाँ पे सेम एड्रेस के ऊपर बहुत सारे नाम आ गए हैं आपके। सेम एड्रेस यहाँ पे था, इसके ऊपर ए भी आ गया, बी भी आ गया, पर कॉपी नहीं बनी है। समझते हैं इसके अंदर क्या हो रहा होगा। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस लाइन से, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका नाम ए है, जिसके अंदर वैल्यू के अंदर 10 पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। एक फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हुआ जो कि ए ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है। ये ए ऑब्जेक्ट अलग से बनाओ, कॉपी बनी होगी? नहीं, सेम इसी ए के ऊपर काम हो रहा है, कॉपी नहीं बनी होगी। अब यहाँ बोला ए डॉट वैल्यू प्लस प्लस, तो ये 10 हट के यहाँ पे 11 आ गया। फिर आप इस लाइन में पहुंचे, फंक्शन कंप्लीट करने के बाद इसको प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट हुआ? 11 प्रिंट हो गया। 11 प्रिंट हो गया। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। भैया वाई नॉट कॉपी? अरे मैंने बताया तो, प्रिमिटिव के केस के अंदर, फंक्शन कॉल के अंदर आपका कॉपी क्रिएट होती है। इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट्स या रेफरेंसेस के केस के अंदर, आपकी फंक्शन कॉल के अंदर आप सेम एड्रेस को डिफरेंट नाम से, डिफरेंट या सेम नाम से, डिफरेंट या सेम नेम से पॉइंट कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं। ये कहानी है दोस्त, हिंदी में समझाऊं तो ये कहानी है। कोड कर लेते हैं इसको एक बार। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पास बाय रेफरेंस बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम C++ जावा के अंदर। चलो, माउस ने नहीं सही चल रहा है। हमने क्या किया? हमने इसको कमेंट कर दिया और हमने यहाँ पे लिखा कि भाई साहब एक ए नाम का ऑब्जेक्ट बना दो, वैल्यू उसमें 10 डाल दो। बढ़िया। अब क्या करो? एक फंक्शन क्रिएट कर दो। फंक्शन के अंदर तुम बोल दो, फंक्शन क्रिएट कर दो इंक्रीज नाम का, उसमें ए पास कर दो और ए डॉट वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। फिर इस फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, और हमने यहाँ पर कंसोल नहीं लिख पा रहा जीवन है बस में। बढ़िया। क्या लगता है भैया? अभी चेक किया 11 प्रिंट होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। क्या 11 प्रिंट हो रहा है? येस और नो। क्या 11 प्रिंट हो रहा है? येस और नो। एक बच्चा कह रहा है कैसे पता लगेगा प्रिमिटिव है या रेफरेंस है? अब बताओ मैं क्या बोलूं इस बात को। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कैसे पता लगेगा प्रिमिटिव है या रेफरेंस है। ये मैंने कहानी लिखी यहाँ पे कभी? ये लिखी कि नहीं लिखी? ये लिखी कि नहीं लिखी? जो फंक्शंस हैं वो सारे रेफरेंस में आएंगे, जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे रेफरेंस में आएंगे, जो एरेज हैं वो सारे रेफरेंस में आएंगे, जो नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, सिंबल है, ये सारे के सारे प्रिमिटिव में आएंगे। आज भी समझाया है, लास्ट क्लास के अंदर भी समझाया था। नींद में हो लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, सोना भी जरूरी है, नहीं तो फिर कहाँ दिमाग चलेगा। चलो चलो चलो, यहाँ पर हम 4 ऑफ और 4 इन लूप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वाला लूप हमारा पेंडिंग था और 4 इन वाला लूप हमारा पेंडिंग था। ठीक है, इनकी बात हम कर रहे हैं एक बार। चलो 4 इन वाला लूप पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कि लेट रेक्टेंगल वाला ऑब्जेक्ट वापस बनाते हैं एक बार, दोबारा कोड में करते हैं। एक बार ये समझाऊं फिर 1 मिनट का ब्रेक दूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझा लो फिर 1 मिनट का ब्रेक दूंगा। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। मैंने लिखा जी फंक्शन, या फिर नीड नहीं है यार, ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ मैं। लेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड, नहीं यार रेक्टेंगल ठीक था। रेक्टेंगल लेंथ 2 ब्रेथ 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, मेरे पास एक लूप है जिसका नाम है 4 इन लूप। ठीक है, जिसका नाम है 4 इन लूप। इस लूप के द्वारा मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट कर सकता हूँ। कैसे समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला? फॉर की इन जो भी आपका ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल। अच्छा, एक रेक्टेंगल के अंदर बताना एक बार कौन कौन सी कीज दिख रही है आपको? इस रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सी कीज है भैया? ये एक की है, ये एक वैल्यू है, ये एक की है, ये एक वैल्यू है।
तो एक लूप के द्वारा मैं इसकी सारी की सारी कीज़ पर आइट्रेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ console, अरे यार डॉट लॉग, आपने की प्रिंट करा दिया। तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर मैं सारी की सारी की प्रिंट कराना चाहता हूँ तो पहले लेंथ प्रिंट होना चाहिए, फिर ब्रेथ प्रिंट होना चाहिए। चेक करते हैं क्या यहाँ पे पहले लेंथ और बाद में ब्रेथ प्रिंट हुआ? येस और नो, येस और नो, बिल्कुल सही हो गया। बट भैया मैं वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने कहा सिंपल है, अगर हमें वैल्यू एक्सेस करनी होती तो मैं आपको ऑलरेडी सिखाया था, आपकी ब्रैकेट नोटेशन याद आ रहा है? एक आपको मैंने 2 नोटेशन सिखाई थी एक्सेस करने के लिए। पहली नोटेशन कौन सी थी मित्रों? पहली नोटेशन कौन सी थी? डॉट नोटेशन। और सेकंड नोटेशन थी हमारी ब्रैकेट वाली। ब्रैकेट वाली का यूज अब आएगा। हमने क्या बोला यहाँ पे आके, मैंने क्या बोला कि रेक्टेंगल के अंदर की, तो इसके द्वारा आपने वैल्यू को एक्सेस कर लिया कि रेक्टेंगल के अंदर लेंथ क्या है? 2 है। रेक्टेंगल के अंदर ब्रेड्थ क्या है? 4 है। चला के देखते हैं क्या लेंथ 2 और ब्रेड्थ 4 आ रही है? येस और नो, येस और नो, बिल्कुल आ रही है। तो अगर मुझे एक्सेस करना हो इस प्रकार से रेक्टेंगल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी सारी कीज़ को, उसकी सारी वैल्यूज़ को, तो हम इस प्रकार से फॉर इन लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला, यहाँ लिख देता हूँ, तुम बच्चे हो ना, कीज़ आर रिफ्लेक्टेड थ्रू की वेरिएबल, वैल्यूज़ आर रिफ्लेक्टेड थ्रू रेक्टेंगल की। ठीक है, की निकालनी है तो इससे की निकल जाएगी, वैल्यू निकालनी है तो रेक्टेंगल की से वैल्यू निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हम आइट्रेट कर सकते हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी सारी कीज़ को, सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई आके बोले कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी कीज़ को एक्सेस करना है, तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ। सारी की सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, क्या एक्सेस कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ। उसमें वाला मुझे सारे के सारे की वैल्यू पेयर प्रिंट करने हैं, क्या आप कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ। ठीक है, बात समझ में आई? बढ़िया। अब बात कर रहे हैं फोर ऑफ लूप की। जो आपका फोर ऑफ लूप है, इसको आप सिर्फ आइट्रेबल्स पर लगा सकते हो। इसको आप सिर्फ आइट्रेबल्स पर लगा सकते हो। आइट्रेबल्स क्या होते हैं? आइट्रेबल्स होते हैं आपके एरेज, मैप्स, ये सब। भैया पर हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे डेप्थ में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा, स्किप नहीं करेंगे हम। पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एरेज को और मैप्स को हम आइट्रेबल्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऐसा कुछ सिखाया था ना कि लेट से कोई एरे है तो एरे के अंदर ऐसा वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली पड़ी होती है कि भाई यहाँ 2 7 6 9 4 1। ठीक है, यहाँ इंडेक्स ही होते हैं, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। तो मैंने बोला 0th इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे 7 पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है, 3 इंडेक्स पे 9 पड़ा हुआ है, 4 इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, 5 इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है। तो इनको हम आइट्रेबल्स बोलते हैं, इनको हम आइट्रेबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब के ऊपर मैं फोर ऑफ लूप लगा सकता हूँ। भैया क्या मैं फोर ऑफ लूप ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकता हूँ? मैंने कहा क्या आपका जो ऑब्जेक्ट हमने ये वाला बनाया है अभी रेक्टेंगल वाला, क्या रेक्टेंगल वाला ऑब्जेक्ट एक आइट्रेबल है? हमने कहा नहीं, नहीं, पर एक हैक है मेरे पास, एक हैक है, इसके बारे में लगा सकता हूँ। ये हैक आपको होमवर्क फाइंड आउट करके आना है। ठीक है, मेरे को पता है, पर तुम एक बार खुद से फाइंड आउट करके लाना कैसे हम लगा सकते हैं। अभी के लिए हम बस सीख रहे हैं कि एरेज के ऊपर किस प्रकार मैं फोर ऑफ लूप लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे विजिबल होगा तो आप मुझे बताएंगे। तो एक बार ऐसा करते हैं, ये फोर ऑफ लूप को ना ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के देखते हैं। अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया, फोर ऑफ लूप को लेट की ऑफ रेक्टेंगल लगा के देखा मैंने, और यहाँ मैंने console.log प्रिंट कर दिया की को। क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा अगर इस लूप को मैंने लगा के देखा यहाँ पे, तो क्या होगा दोस्त, क्या लगता है? भैया एरर आना चाहिए, चेक करते हैं एरर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगल इज नॉट आइट्रेबल। रेक्टेंगल के ऊपर आप आइट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम हैक, क्या है हमारे पास, किस हैक का यूज़ कर सकते हैं? भैया अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, किसकी कीज़? रेक्टेंगल की। तो इसके द्वारा मेरा एक एरे बन गया कीज़ का। कीज़ कौन कौन सी है? लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो इस केस में मेरा लेंथ और ब्रेड्थ प्रिंट होना चाहिए। क्या लेंथ और ब्रेड्थ प्रिंट हो रहा है? क्या लेंथ और ब्रेड्थ प्रिंट हो रहा है? क्या लेंथ और ब्रेड्थ प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल। मैंने बोला अगर यहाँ कीज़ की जगह मैं एंट्रीज लिख देता तो क्या प्रिंट होता? क्या यहाँ पर लेंथ की वैल्यू और ब्रेड्थ की वैल्यू, दोनों की वैल्यू प्रिंट हो रही है? येस और नो। तो इस प्रकार से आप की ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज से
आप की वैल्यू पेयर्स एंटायर प्रिंट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट की से आप सारी की सारी कीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अप्लाई करते हैं आपका फोर ऑफ लूप आप अप्लाई करते हैं आइटरेबल्स के ऊपर, और ये आपका फोर इन लूप, इसको आप जनरली अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? आई थिंक समझ में आती होगी। आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी क्लियर फील आप कर रहे होंगे, और इतना ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारी स्किप हुई है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से एक बार। एक चीज़ स्किप हुई है, मैंने बोला कि एक एडिशनल चीज़ है। लेट से मुझे पता लगाना है, लेट से मैंने बोला कि ये मेरा एक रेक्टेंगल है, लेट रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने लेंथ की प्रॉपर्टी डाली हुई है कि भाई लेंथ 2 है, और यहाँ पे आपने ब्रेथ की प्रॉपर्टी डाली हुई है 22 है। ठीक है, मुझे ये बताओ, क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मैं फाइंड कर पाऊँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई रेडियस नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं है, या कोई सर्कल या कोई कलर नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं है, या कोई लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं है, या कोई ब्रेथ नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं है? ये कैसे चेक कर सकता हूँ मैं? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? मैंने कहा चलो देखते हैं, आ जाओ। बढ़िया, इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ। हमने लिखा इफ कलर इन रेक्टेंगल console dot log present, else console dot log absent। इस प्रकार मैं डायरेक्टली पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कलर नाम की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर है? रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए, आंसर एब्सेंट आना चाहिए। क्या मेरा आंसर एब्सेंट आ रहा है? येस और नो। क्या मेरा आंसर एब्सेंट आ रहा है? येस और नो। बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाकर लिख दूँ लेंथ, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट या एब्सेंट? भैया प्रेजेंट आना चाहिए, तो मेरा आंसर प्रेजेंट आ रहा है। तो इस प्रकार से मैं डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहूँ कि कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो मैं सीधा सीधा पूछ सकता हूँ इफ कंडीशन का यूज़ करके। क्या बात समझ में आती है? क्या मित्रों बात समझ में आती है? ठीक है, और आगे चलते हैं एक बार, आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलेंगे। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज बन जाते हैं, इसके ऊपर आपके इंटरव्यूअर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है जी, आगे कॉन्सेप्ट्स हैं यार, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे यार। ठीक है, आज ऑब्जेक्ट क्लोनिंग कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ ऐड करवा दूँगा तुम्हारे लिए। क्लोनिंग समझ रहे हैं और गार्बेज कलेक्शन समझ रहे हैं, बाकी मैथ, स्ट्रिंग और टेम्पलेट और डेट। ठीक है, ये 4 चीज़ें नेक्स्ट में देख लेंगे, या फिर आपके रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएंगे इसके लिए। ठीक है, अभी सिर्फ 2 चीज़ें समझ रहे हैं। क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मुझे क्लोन करना है। क्लोन का मतलब क्या है? कोई एक चीज़ ऑलरेडी बना रखी है मैंने, सेम टू सेम मेरे को एक और चीज़ बनानी है, मुझे एक और चीज़ बनानी है। ठीक है, मैंने कहा कि लेट से, मैंने बोला कि a इज इक्वल्स टू 10 था और b इज इक्वल्स टू a कर दिया, तो इसका मतलब क्या था कि a में तो ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ था, अब b के अंदर भी 10 पड़ा है, तो ये एग्जैक्टली क्लोन एक तरीके का बन गया। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लोनिंग की, और ये a जो है ये एक नंबर है, ये एक प्रिमिटिव है, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैंने बोला कि लेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला वैल्यू जो है 10 डाल दो, और यहाँ बोल दिया लेट b इज इक्वल्स टू a। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लोनिंग हुई होगी? भैया यहाँ पे इससे क्या हुआ होगा, एक a नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर वैल्यू 10 पड़ी हुई है। इस लाइन से क्या हुआ कि इसके ऊपर हमने b भी लगा दिया कि b भी यही है और a भी यही है। नहीं, क्लोनिंग तो नहीं हुई। क्लोनिंग में क्या होना चाहिए था कि ये a का डब्बा होता अलग से और ये b का डब्बा होता अलग से। तो जब मैं ऐसे नॉर्मल असाइनमेंट कर रहा होता तो यहाँ से क्लोनिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, क्लोनिंग नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आई दोस्तों? क्लोनिंग नहीं हो रही है। अब सवाल है क्लोनिंग कैसे करोगे? भैया सबसे पहला तरीका हमने बोला है आइट्रेशन का यूज करके। भाई जस्ट हमने एक लूप लिखा, हमने थोड़ी देर पहले अभी एक लूप लिखा, उसका लिखा कि फॉर लेट की इन जो भी आपका ऑब्जेक्ट था रेक्टेंगल, इस लूप के अंदर हमने दोनों चीजें एक्सेस कर ली। कौन सी दोनों चीजें? की भी और वैल्यू भी। कंसोल डॉट लॉग की कॉमा आपका रेक्टेंगल की, तो हमने की भी एक्सेस कर ली और वैल्यू भी एक्सेस कर ली। ये लूप लिखा, ये लूप बहुत काम आने वाला है अभी, इसी का ये बहुत काम आने वाला है अभी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया
हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया। हमने बोला कि लेट्स एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट 2 बना दिया मैंने, और ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, बना दिया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर वन बाय वन सारी की सारी की और वैल्यू जो रेक्टेंगल के अंदर पड़ी हुई थी या जो ए के अंदर पड़ी थी इसके अंदर कॉपी करा दी मैंने, वो इसके अंदर मैंने कॉपी करवा दी। ठीक है, तो मैंने इन शॉर्ट ऐसा कोई लूप लिखा होगा। ठीक है, मैंने बोला लेट्स से कि मेरे पास एक सोर्स नाम का ऑब्जेक्ट बना पड़ा है जिसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है 10। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने एक डेस्टिनेशन नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि स्टार्टिंग में मैंने एम्प्टी बनाया। अब मैंने अपना एक लूप चलाया फॉर लेट की इन सोर्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये बोला, और मैंने क्या बोला, डेस्टिनेशन के अंदर इस की पे तुम ये वाली वैल्यू डाल दो। तो इस प्रकार आइट्रेशन के द्वारा मैंने ऑब्जेक्ट क्लोन कर लिया है। क्लोन नंबर 1 बिल्कुल तैयार है। क्या बात समझ में आई? इन शॉर्ट हमने यहाँ पर क्या किया, लेट्स से कि आपके सोर्स के अंदर 3 वैल्यूज़ थी। पहली थी कि A 10, B 20, C 30। ठीक है, ये था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपका सोर्स हो गया। लेट्स से आपने डेस्टिनेशन बनाया जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। फिर मैंने क्या बोला, लूप चलाया लेट की इन सोर्स। तो पहली की क्या निकली भैया, पहली की A निकली, की वैल्यू A है, और सोर्स की वैल्यू क्या है भैया, सोर्स की वैल्यू क्या है, वो 10 है। तो मैंने डेस्टिनेशन की के अंदर इसको सेव करवा लिया, यानी मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना ली, A के अंदर 10 डाल दो। फिर मैं सेकंड वाली एंट्री में गया, मैंने B के यहाँ पे डेस्टिनेशन के अंदर B में 20 डाल दिया। मैं थर्ड एंट्री पे गया, मैंने यहाँ पे C के अंदर 30 डाल दिया। क्या ये क्लोन बन गए, येस और नो? क्या ये क्लोन बन गए, येस और नो? येस और नो, सिंपल। इजंट दिस ऑब्वियस? बहुत ऑब्वियस है, पर ये भी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे समझ में नहीं आया। चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस है यार, चीज़ें तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि लेट A इज इक्वल्स टू 5, ये भी समझा ही रहा हूँ ना मैं। चलो, ये एक तरीका होगा क्लोनिंग का मेरे पास। सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस मेरे पास असाइन करना। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑपरेटर है, मेरे पास एक फंक्शन है असाइन वाला, इसके द्वारा मैं क्लोनिंग कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मैं असाइन का यूज़ करके क्लोनिंग कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि लेट से मुझे क्लोन करना है, तो मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन नाम का आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दिया, और यहाँ पे आपने अपना सोर्स ऑब्जेक्ट डाल दिया। इसको आपने कॉपी करा लिया आपके डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके द्वारा भी आप कॉपी कर सकते हैं। किसको कॉपी कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्ट को क्लोन आप कर सकते हैं इस असाइन वाले फंक्शन के द्वारा भी। यहाँ पे आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने सोर्स की सारी वैल्यूज़ डाल दी। तो जो बन के आएगा उसको आपने इस डेस्टिनेशन नाम के वेरिएबल से दर्शा दिया। समझते हैं? मैंने बोला एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, यानी ये डब्बा जो है खाली है। एक सोर्स वाला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर A में 10 पड़ा हुआ है, B में 20 पड़ा हुआ है, C में 30 पड़ा हुआ है। जब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन चलाया इन दोनों के ऊपर, तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आ गई। तो ये हो गया A में 10, B में 20 और C में 30। फिर जब मैंने इसके इक्वल किया तो इसका नाम DEST हो गया। क्या क्लोन कर पाए हम? येस और नो? येस और नो? बहुत बढ़िया। रन करेंगे इसको एक बार खुद ही। ठीक है, एक बार रन करेंगे इसको। थर्ड स्टेप पर चलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास है। ठीक है, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस प्रकार लिख देता कि भाई लेट डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू 3 डॉट का यूज़ कर लिया, और मैंने बोला सोर्स, तो यहाँ पर भी मैंने क्लोनिंग कर ली है। ये तीसरा तरीका मेरे पास हो गया। ठीक है, इन तीनों को एक बार रन करके देखेंगे। तीनों के द्वारा रन करके देखेंगे हम हम क्लोन बनाने में समर्थ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, 3 तरीके हमने देख लिया ऑब्जेक्ट क्लोनिंग किस प्रकार हम कर सकते हैं आपके किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, 3 तरीके हैं। आगे चलते हैं। गार्बेज कलेक्शन, बहुत बढ़िया। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है जल्दी से बताओ भैया। हमारी कुछ लैंग्वेज होती है जैसे कि C या C++, उसके अंदर क्या होता है, हम डायनामिक मेमोरी खुद से एलोकेट करते हैं। ठीक है, हम खुद से उसको एलोकेट करते हैं, और खुद से हमें उसे डी एलोकेट भी करवाना पड़ता है। तो यानी हम खुद से मेमोरी को असाइन करते हैं कि लो मेमोरी असाइन कर दी मैंने तुम्हें, और खुद से ही मुझे उस मेमोरी को फ्री भी करवाना पड़ता है। नहीं तो वो स्पेस लेके बैठ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करूं
जहाँ पर मुझे ये खुद से फ्री ना करवाना पड़े, ऑटोमेटिकली फ्री हो जाए, तो मैं गार्बेज कलेक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि गार्बेज कलेक्शन का काम क्या है, वैसे वेरिएबल्स, ऐसे कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करता है जो कि यूज़ में नहीं है। ऐसे वेरिएबल्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करता है जो कि अभी यूज़ में नहीं है, और इनकी मेमोरी को वो डी एलोकेट कर देता है, ऑटोमेटिकली। भैया किसकी बात कर रहे हो? मैंने बोला गार्बेज कलेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो गार्बेज कलेक्टर का ऐसा टूल आपके पास अवेलेबल है JS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करता है जो कि यूज़ में नहीं है, और उनकी मेमोरी को डीएलोकेट करवा देता है, आपकी मेमोरी फ्री करवा देता है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है गार्बेज कलेक्टर के ऊपर। वी हैव नो कंट्रोल ओवर गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, आप इसको नहीं बता सकते कि व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्टार्ट। ठीक है, आप इसको जाके नहीं बताओगे कि भाई कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है। आपसे ज़्यादा समझदार है, खुद कर लेगा। क्या बात समझ में आती है? बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तो गार्बेज कलेक्टर का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा टूल हमारे पास है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अनवांटेड वेरिएबल्स, अनयूज्ड कांस्टेंट जिनका हमें यूज़ नहीं है, उन सभी को फ्री करवाया जाता है, मेमोरी डीलोकेट करवाई जाती है, हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहता है। इसको आप कोई बता नहीं सकते कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है। ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। ठीक है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर। और C++ के अंदर गार्बेज कलेक्टर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, आपको खुद से मैनुअली डीएलोकेट करवानी पड़ती है, मैनुअली फ्री करवानी पड़ती है मेमोरी, जो भी आप एलोकेट करते हैं डायनामिकली। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है यूजिंग अ कॉन्सेप्ट, इसका नाम है गार्बेज कलेक्टर। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, इतना कर लिया, वापस चलते हैं। एक बार सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, ये जो 3 चीज़ें देखी है ना, 3 चीज़ें, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, इसको एक बार करके देखते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं, तब मज़ा आएगा। तो हमने इसमें क्या कोड लिखा? हमने लिखा कि लेट सोर्स इज इक्वल्स टू A 10 B 20 C 30। तो मैंने ये सोर्स वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर मैंने क्या बोला, लेट डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर मैंने एक लूप चलाया फॉर लेट की इन सोर्स, और मैंने क्या बोला कि डेस्टिनेशन के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कर दो सोर्स में से। ठीक है, और फिर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, console डॉट लॉग डेस्टिनेशन। चेक करते हैं, रन करते हैं, चलता है कि नहीं चलता। क्या हमने इसको रन करवा लिया है मित्र? भैया चेक करते हैं ऑब्जेक्ट क्लोन हुआ है या फिर सेम रेफरेंस पे आप पॉइंट कर रहे हो, सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हो। मैंने कहा चेक करते हैं। अगर मैं सोर्स के ए वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूं तो क्या मेरी डेस्टिनेशन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है? चेक करते हैं। भैया नहीं पड़ रहा, तो हम ऑब्जेक्ट को क्लोन कराने में बिल्कुल सफल हो चुके हैं। पहला तरीका ऑब्जेक्ट को क्लोन कराने का हमने कंप्लीट कर लिया है। स्वाहा। बढ़िया। भैया सेकंड तरीका क्या बताया था आपने? मैंने कहा चेक करते हैं, आ जाओ। मैंने बोला ऑब्जेक्ट का सेकंड तरीका, इसके अंदर एक सोर्स हमने क्रिएट किया, सोर्स इज इक्वल्स टू A 10 B 20 C 30। एक डेस्टिनेशन मैंने क्रिएट किया ऐसे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, मैंने बोला कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दो और सोर्स ऑब्जेक्ट दे दो। फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई साहब console डॉट लॉग डेस्टिनेशन। फिर मैंने एक बार सोर्स के अंदर चेंजेस करके देखे ताकि चेक कर पाऊँ ढंग से क्लोन हुआ है कि नहीं हुआ। और फिर मैंने एक बार दोबारा से प्रिंट कर दिया console। चेक करते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। फटाफट चल गया, स्वाहा। यस और नो मित्रों, यस और नो। बढ़िया भैया, बढ़िया चल रहा है। असाइन के द्वारा भी हमने इसको क्लोन करना सीख लिया है। मैंने कहा एक और ऑब्जेक्ट बनाएं क्या? अगर मैं इसको लेट सोर्स 2 नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं और बोलूं कि वैल्यू जो है इसके अंदर 25 है, तो क्या मैं एक और सोर्स दे सकता हूं यहाँ पे? मैंने कहा लगता तो है।
आंसर में आया स्वाहा। तो हमें क्या समझ में आया कि मल्टीपल सोर्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मैं एक ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकता हूं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी को एक ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकता हूं यूजिंग असाइन फंक्शन। हमने दो ऑब्जेक्ट, एक सोर्स वाला एक सोर्स 2 वाला, दोनों को कॉपी करके डेस्ट वाले में डाल दिया और यहां पर वो विजिबल है। क्या बात समझ में आती है? आ गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट तरीके में, जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है मेरे को, पर ट्राई कर लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट नंबर ऑब्जेक्ट क्लोनिंग होना चाहिए ना, इसका नाम ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूं मैं? मैंने लिखा कि यार लेट डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू, अच्छा मैंने सोर्स तो क्रिएट ही नहीं किया, लेट सोर्स इज इक्वल्स टू ए के अंदर 10, बी के अंदर 20, सी के अंदर 30। इसको हमने ऐसे निपटा दिया, बहुत बढ़िया। हमने बोला लेट डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू डॉट 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 src, हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेस्टिनेशन, हमने सोर्स के ए को प्लस प्लस कर दिया और हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेस्टिनेशन प्रिंट कर दिया। चेक करते हैं क्या आंसर 10 20 30 आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। हमने तीसरे तरीके से भी इसको कंप्लीट कर लिया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। तो तीसरे तरीके से भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करने में हम बिल्कुल समर्थ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। हम सबसे पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। हमने बोला कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ है, ऐसे हम उसी को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कोड के अंदर, एक ऐसी एंटिटी जिसके पास दो चीज़ें होंगी, पहला उसकी प्रॉपर्टीज़, दूसरा उसके बिहेवियर। प्रॉपर्टीज़ में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ आई थी, बिहेवियर में आपका वो ड्रॉ वाला फंक्शन आया था। मेथड्स आते हैं हमेशा, ठीक है। हमने बोला ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स होता है, कुछ कीज़ होंगी और कुछ वैल्यूज़ होंगी, ये बात समझ में आ गई। आगे गए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं? दो अच्छे तरीके हैं, दो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो मैं कर सकता हूँ। पहला मेरे पास तरीका है कि मैं एक फैक्ट्री फंक्शन क्रिएट कर लूँ, जहाँ पर रिटर्न कीवर्ड के द्वारा मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्रिएट कर लूँ। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज़ करके सारी की सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया जाता है। आगे गए हम डायनामिक नेचर, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रन टाइम पर अगर हम चाहें तो कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाया है, डेफिनेटली उसको क्रिएट आपने कंस्ट्रक्टर से किया होगा, तो हम उस कंस्ट्रक्टर को देख सकते हैं कि भाई इसको किसने क्रिएट किया, इसको किसने क्रिएट किया, ऐसा कुछ करके। फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। टाइप्स की बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव पढ़े हमने, रेफरेंस पढ़े। प्रिमिटिव में पढ़ा कि प्रिमिटिव अगर हम पास कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो उस केस में एक अलग से कॉपी क्रिएट होती है। अगर रेफरेंसेज या ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉपी क्रिएट होती नहीं है, सेम एड्रेस के ऊपर मल्टीपल वेरिएबल नेम्स पॉइंट कर रहे होते हैं। आइट्रेटिंग के लिए दो लूप हमने देखे, फॉर इन वाला जो कि हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर चला के देखा, फॉर ऑफ वाला जो कि आइट्रेबल्स के ऊपर चला के देखा, और ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के 3 तरीके हमने देख लिए, और हमने गार्बेज कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। बहुत कम कॉन्सेप्ट पढ़े हमने आज, ठीक है। बीच में थोड़ी स्पैमिंग ज़्यादा हुई थी, पर कोई बात नहीं, विल टेक केयर, मुझे पता चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। मैथ लाइब्रेरी, मैथ ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, टेम्पलेट, लिटरल और डेट, ये 4 चीज़ें आपको मैं करा दूंगा, चिंता मत करना इसका। और प्रैक्टिस, होमवर्क आपका एक ही है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। और पोल करते हैं एक बार, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया ट्रू सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं आया तो फॉल्स। आई थिंक मैं समर्थ हूँगा आपको समझाने में, क्योंकि इतना सारा टाइम व्यर्थ करता हूँ मैं आपको धीरे धीरे समझाने के अंदर। आई थिंक समझ आ जाएगी होगी चीज़ें। आज की क्लास बहुत ज़्यादा सिंपल थी, मुझे पता नहीं 85% क्यों लिखा आ रहा है यहाँ पे परसेंटेज के अंदर। चलो बहुत बढ़िया, एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को, आई थिंक समझ में और अच्छे से चीज़ें आपको आएंगी। और बस मिलते हैं आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।